बात कर रहे थे जी कि फ्यूचर वैल्यू पे भी बात हुई हमारी यहाँ कि यार आज इतने पैसे ले लो, कल इतने पैसे दे देंगे। से फॉर एग्जाम्पल आप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। इंश्योरेंस वाले आपको इंश्योरेंस प्लान देते हैं नॉर्मली, वो कहते हैं यार 50,000 या 1 लाख पर एनम दे दिया करना प्रीमियम, तो हम 30 साल के बाद तुम्हें 5 मिलियन दे देंगे। ऐसी बातें करते हैं ना। 1 लाख रुपए पर एनम दे देना, 1 लाख रुपए पर एनम दे देना 3 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 30 साल में अगर तुम मर गए तो तुम्हें लमसम 5 मिलियन दे देंगे, और अगर तुम ना मरे तो तुम्हें 5 मिलियन मेच्योरिटी पे दे देंगे, 30 साल मैच्योर पे, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, वो भी एनुटी का फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, वो भी सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, सीरीज ले रहे हैं ना। उन्होंने क्या आपसे प्रॉमिस किया है कि आप हर साल उन्हें 1 लाख दिया करोगे, ऐसा ही है, प्रॉमिस हो गया ना। उसके बाद वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, 30 साल के बाद एक लम सम आपको पेमेंट का प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। ये भी एक एनुटी की फॉर्म हो जाती है, ये भी एक एनुटी की फॉर्म हो जाती है। इसको सामने लिखते हैं, यानी ये इसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। इट इज फ्यूचर वैल्यू। अभी तक आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी देखा था, अब हो गई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी भी दो तरह की, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू पेमेंट ओवर आई into 1 plus I whole raised to power n minus 1, and future value of annuity due is equal to payment over I into 1 plus I whole raised to power n minus 1 into 1 plus I, or in other words future value of ordinary annuity into 1 plus I. ये जनाब आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का सरफेस, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फॉर्मूला बन गया। फ्यूचर जी ये रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई, इंटू 1 प्लस आई। इसीलिए मैंने कहा ये फ्यूचर, ये सारा फॉर्मूला अगर आप देखें ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी के बराबर है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इंटू 1 प्लस आई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इंटू 1 प्लस आई, ये फॉर्मूला बन जाता है जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू का, और ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का। एग्जांपल लेते हैं वही जो आप लोग बात कर रहे थे ब्रेक के दरमियान। आपने कहा जी इंश्योरेंस कराता है कोई मुझसे, इंश्योरेंस कराता है, और इंश्योरेंस का क्या वो प्रॉमिस कहता है, वो कहता है यार 30 साल है, 30 इयर्स। एन कितना है जी 30 इयर्स। 30 इयर्स के लिए मैं तेरे साथ भाई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, और आज वैल्यू कितनी है जी, आज वैल्यू हमें, और कितने पैसे देने हैं जी, पेमेंट कितनी देनी है जी 100,000। पेमेंट कितनी दे रहा है जी, वो 100,000 पेमेंट 100,000 दे रहा है। इंटरेस्ट रेट जिस पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होती है से आय जो है जी 10% है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी देखते हैं कि क्या होती है जी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू पेमेंट ओवर आय into 1 plus I whole raised to power n minus 1। अज्यूम कीजिए हम ऑर्डिनरी एनुटी की बात कर रहे हैं, हर साल के बाद, इंश्योरेंस होने के हर साल के बाद ऑर्डिनरी एनुटी की बात करें। अगर एनुटी ड्यू की बात कर रहे होते जो एनुटी ड्यू का फॉर्मूला लगाते, हम ऑर्डिनरी एनुटी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए उसमें वैल्यूज डालते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी एंड पेमेंट कितनी है जी 100,000 डिवाइडेड बाय 0.1, 1 माइनस 1 प्लस आई 1.1 होल रेज़्ड टू पावर 30 माइनस 1। इसको देखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 30 साल के बाद आपको ये पैसे मिलने चाहिए 10% रेट ऑफ रिटर्न पे। जरा देखिए ये 5 मिलियन से बाहर तो और ज्यादा होने चाहिए, काफी ज्यादा होने चाहिए सर। वो सिंगल एंटिटी, सिंगल अमाउंट की आप करना चाह रहे हैं। आप सालाना बेस पे 50,000 की बात, एनुटी की बात करें, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है। एक लम्हे के लिए रुक जाइए, एक लम्हे के लिए यहीं रुक जाइए, मुझे पहले वैल्यू निकालने दीजिए। पहले वैल्यू बताइए कितनी है।
इसका मतलब है वैल्यू आ रही है 16,449,000, राइट जी। मेरा रिक्वायर्ड रेट, अब मैं यहीं से एग्जांपल आगे कंटिन्यू करता हूं। एक इंश्योरेंस वाला आया था, और एक्चुअली जब इंश्योरेंस वाले आते हैं, मैंने आज तक कोई इंश्योरेंस नहीं कराई, लाइफ इंश्योरेंस जहां तक कंसर्न है, ठीक है। मेरे पास जब उससे आते हैं तो मैं उन्हें पहले तो माजरत कर लेता हूं, उसके बाद आते हैं तो मैं कहता हूं अच्छा तुम कितने दोगे। नॉर्मली 1 लाख वाला 1 करोड़ से ज्यादा नहीं देता, सही है। 1 लाख इन्वेस्ट करो 30 साल के लिए, तो 1 साल के एंड पे 30 साल के एंड पे 1 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा होता, अग्रीड और नॉट। उसको मैं हमेशा ये समझाता हूं कि बैंक में या किसी जगह में 10% पे भी मैं 10% से बेहतर अपॉर्चुनिटीज रखता हूं। अगर मैं सिर्फ 10% पे भी इन्वेस्ट कर दूं तो मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 16 मिलियन, 16.5 मिलियन, 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 64 लाख 50,000 ऑलमोस्ट, राइट। और वो मुझे कितना दे रहा है, सिर्फ 1 करोड़ 10 मिलियन। इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट रेट कितना यूज कर रहा है, 7 या 8% का, और मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। सो मेरे इंटरेस्ट रेट के मुताबिक पैसा कितना हो जाना चाहिए, 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 60 लाख, और उसके इंटरेस्ट रेट के मुताबिक वो कितना दे रहा है, 1 करोड़। शुड आई गो फॉर द इन्वेस्टमेंट? सो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं कराते क्योंकि कहते हैं कि ये ऐसी इंश्योरेंस तो मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं। उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो आपको एक और एडवांटेज देती हैं जिसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस कराते हैं। वो एडवांटेज क्या है, वो कहते हैं अगर 10 साल, तो जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे क्या मसला है। मेरे जाती केस में कुछ लोगों को होता है, पर मेरे जाती केस में जब मैं मर जाऊंगा तो बीवी बच्चों को पैसे मिले ना मिले, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो मर जाऊंगा ना। सो इन एनी केस दैट इज अनदर। और आप कहेंगे कि उनको तो कॉस्ट पड़ती है, आपके साथ जो भी होगा उन्हें तो कॉस्ट पड़ती है। वो कॉस्ट को भी एवरेज आउट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उन लोगों की इंश्योरेंस करते हैं जिनके अगले 30 साल में मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक्चुरियल टेबल्स बनते हैं, फाइनेंस की फॉर्म नहीं है, एक्चुरियन साइंटिस्ट होते हैं, बाकायदा वो अलहदा फील्ड है। फाइनेंस से थोड़ी सी जरा डिफिकल्ट हो जाती है, मैथमेटिक्स की तरफ जरा ज्यादा चली जाती है। एक्चुरियल साइंटिस्ट होते हैं जो लाइफ प्रिडिक्ट करते हैं मॉडल्स बना के। जब आप लाइफ प्रिडिक्शन के मॉडल की तरफ जाते हैं तो जितने लोगों की इंश्योरेंस होती है 30 साल वाली लाइफ इंश्योरेंस, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ नॉर्मली 0.1%, 0.2% से भी कम होती है। इसका मतलब है 100 में से 0.2 आदमी मरेगा, या 1000 में से 2 बंदे मरेंगे। तो उसकी कॉस्ट को फिर वो इनकलकेट कर लेते हैं बीच में, और आपको ये बताते हैं अगर कहीं बीच में आप मर गए तो एक और अपॉर्चुनिटी भी है जो अदरवाइज आप खुद इन्वेस्ट करते रहे तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको। 10 साल बाद भी ये 1 करोड़ मिल सकता है, जबकि अगर खुद आप अपने पैसे को ग्रो कराएं तो सिर्फ 30 साल के बाद आपको 1.5 करोड़ मिलेगा, राइट। सो वो आपके रिस्क को और तरह से कवर करते हैं। और खुद जो वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की टाइप है तो हम सारा डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपने पैसे को नॉर्मली इंटरेस्ट पे नहीं रखती, जो लाइफ के अगेंस्ट पैसा आता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मैच्योरिटी हमेशा 30 साल बाद शुरू होती है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के कैश फ्लोज बहुत मुख्तलिफ है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं बड़ी रिच होती हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा आता है नॉर्मली ऐसे पैसे बंदे को इंश्योर करते हैं जिसने 30 साल जिंदा रहना। 1000 में से सिर्फ 2 बंदा मरता है, इसका मतलब है 998 क्लाइंट ऐसा है जो हर साल 1 लाख आपको देगा। कैश फ्लोज देखें कितने ज्यादा आते हैं। और पहला कैश फ्लो ऑन द एवरेज की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस जितने भी लोगों ने ली, और 1000 लोगों ने तो ली होगी ना। आप देखें आपको कोई छोटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नजर आती है? लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस ही नहीं आसानी से मिलता। नाम बताइए। स्टेट लाइफ तो पहले ही वो कब्जा ग्रुप है ना, गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट ने वो है ही बहुत बड़ी। उसको जुबली छोटी है, अली को अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोटी है। लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस हर बंदे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसने पहली रिकवरी 30 साल के बाद देनी है। सो सिर्फ गवर्नमेंट उनको देती है जिनकी वायबिलिटी 30 साल तक प्रूवन हो, छोटी पार्टी को कभी नहीं देगी। और लाइफ इंश्योरेंस के कैश फ्लोज देखिए, पैसा आया 30 साल बाद पहली मैच्योरिटी देनी है, और 30 साल तक अगर आपको कंफर्म हो से पैसा आएगा और जाएगा नहीं, तो सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी है? सबसे बेहतरीन लैंड। आप देखें ब्लू एरिया में सबसे ज्यादा प्लाजा आपको कौन सी कंपनी के नजर आते हैं? सबसे ज्यादा प्लाजा आप गिन लीजिए। सबसे ज्यादा प्लाजा आपको किसी भी शहर में, सबसे हाई राइज बिल्डिंग किसी, सक्खर चले जाएं, बक्कर चले जाएं, ठीक है जी। एक्चुअली बेशक सक्खर जाएं, बेशक बक्कर जाएं, बेशक कराची जाएं, बेशक पिंडी में आए, सबसे हाई राइज बिल्डिंग, सबसे प्राइम प्रॉपर्टी स्टेट लाइफ की। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिसने 30 साल बाद प्राइम हो ही जाना है, राइट।
मैच्योरिटी मैचिंग, ये भी फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिस्कस करता चला जाऊंगा, पर वो उसके ट्रेंड जिस तरह है उनकी, पर बेसिकली कंप्यूटेशन वो भी इसी फार्मूले से हो रही है। वो आपको वो राइट ही नहीं दे रहे जो राइट वो खुद ले रहे हैं, उनका अपना रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई है। वो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो ऑफर कर रहे हैं वो हार्डली 6-7% है। इंश्योरेंस कंपनीज चूंकि आपको पीस ऑफ माइंड देती हैं, इसलिए हमेशा वो पीस ऑफ माइंड के अगेंस्ट प्रीमियम चार्ज करती हैं, और आम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है उसके अगेंस्ट वो आपसे कम रेट ऑफ रिटर्न देती हैं। जिस तरह इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग हमेशा महंगा होता है, रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, तो उस पीस ऑफ माइंड की भी थोड़ी सी परसेंटेज रख लेते हैं। अजारा ट्रेडिशनली महंगे होते हैं, क्योंकि आपको मुसलमान भी तो करते हैं जी। स्टेट लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना नहीं, इन्वेस्टमेंट मैं तो नहीं करता स्टेट लाइफ में इन्वेस्टमेंट। आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं? इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से इंश्योरेंस कराना, मेरा नहीं ख्याल कि इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटी इतनी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसकी बजाय खुद मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ ग्रेट थिंग प्रैक्टिकली स्पीकिंग। वो पैसे आप खुद जमा करते जाएं तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, सिर्फ आम सेविंग अकाउंट्स में रखवा दें तो बेहतर ही होगा, और वो आपको एक्सेस में भी रहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस को आप लिक्विडेट कराने जाएं तो पैसे ही कुछ नहीं मिलते, लिक्विडेशन भी तो चाहिए होती है ना। 15 साल के बाद, मैंने 30 साल की लाइफ इंश्योरेंस कराई थी, 15 साल के बाद मेरी बेटी की शादी आ गई मेरे साथ, पैसे चाहिए, लिक्विडेट कराऊंगा, लिक्विडेट कराता हूं तो वो इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, जो कि बैंक में वो पैसे रखे होते तो उनकी लिक्विडिटी कुछ की कुछ होती, और रेट ऑफ रिटर्न बैंक में तो मेरे हाथ में होते हैं। लिक्विडिटी मतलब एनकैशमेंट मैं करा सकता हूं ना, इंश्योरेंस को एनकैश कराना जरा सा डिफिकल्ट और जरा सा पेइंग। प्राइवेट कंपनीज की पेंशन स्कीम्स भी बेसिकली इसी पे चल रही हैं अब, बल्कि प्राइवेट जो आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग बढ़ गई, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ गई तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल कैपिटल फ्लाई हो जाएगा। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग घट गई तो कैपिटल फ्लाई हो जाएगा पाकिस्तान। उसकी रीजन क्या है? ये पेंशन फंड्स पाकिस्तान में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट अपने ऊपर लायबिलिटी डाल लेती है। पेंशन इज अ ह्यूज लायबिलिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट, अब ये अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने पेंशन पे एक पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड निकाला है, और पेंशन सन 2000 तक पेंशन की लायबिलिटी लोग लिखते ही नहीं थे, बल्कि पेंशन एक लायबिलिटी है, हालांकि बहुत बड़ी लायबिलिटी है। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक मेजर लायबिलिटीज में से पेंशन है। सो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के कहने पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी पेंशनेबल जॉब्स कम कर दिए ना। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर अब क्या फैसिलिटेट कर रहा है? पेंशनेबल जॉब किसे कहते हैं? जिसमें पेंशन की एक खास अमाउंट, वो और दुनिया भर में ऐसा ही होता है, वो क्या करते हैं, एक खास अमाउंट, जिस तरह आपके कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड्स होते हैं ना, उस तरह पेंशनेबल एक खास अमाउंट जो है वो उन फंड्स में उन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पास डिपॉजिट कराते हैं। आपका अकाउंट उधर खुला हुआ है, वो आपके अकाउंट में वो पैसे भेजना शुरू हो जाएंगे, आपके हिस्से के भी पैसे काट के वहां भेजना शुरू हो जाएंगे। वो पैसा हर महीने वहां इकट्ठा हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। उन पेंशन फंड्स के पास दुनिया भर में, मतलब से अमेरिकन पेंशन फंड दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर दुनिया के बैंक्स नहीं है, अमेरिका के पेंशन फंड्स दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कंसिडर होते हैं। वो क्या करते हैं, सारी जितनी कंपनीज उनके पास रजिस्टर्ड है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज आती हैं, 1.5-2 लाख एम्प्लॉई है, 4 लाख एम्प्लॉई है, हर एम्प्लॉय की पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन कंपनी का है, कंपनी कोई $100 किसी के नाम के $500 उधर कंट्रीब्यूट कर रही है हर महीने। वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं मुख्तलिफ कंपनी के, हर महीने $100 of million का फंड इकट्ठा हो गया। हर महीने वो पेंशन मैनेजर किसी ना किसी जगह इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में भी करेगा, लैंड में भी करेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी करेगा, और वो उसकी बेस पे इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। हर महीने जो पैसा इन्वेस्ट होगा उसकी यूनिट रिटर्न निकाला जाएगा, उसकी हर डेली बेस पे यूनिट रिटर्न, और उस हिसाब से उस बंदे की इन्वेस्टमेंट ग्रो करती जाएगी। राइट जी। EOBI इज एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट। बेसिकली ये तो गवर्नमेंट के उसके मुताबिक चलता है, डायरेक्शंस के मुताबिक। काम इसका भी यही है कि लोगों से पैसे इकट्ठे करे और उसके बाद वो फ्लैट पेंशन देता है। पेंशन फंड्स में जो पैसे जाते हैं वो फ्लैट नहीं देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जिस तरह रिटर्न दे रही होगी उस तरह रिटर्न देंगे, और आपका पैसा उतना ग्रो हुआ कंसिडर होगा। EOBI तो आपको कहता है, से फॉर एग्जांपल 500 रुपए आपकी पेंशन है, यही पेंशन चल रही है ना EOBI की, ये 5000 हो गया, ओके 5000 EOBI की पेंशन है जी, ठीक है। और वो उसने लोगों से पैसे पकड़े, उसको सही जगह इन्वेस्ट करने चाहिए थे। आइडिया उसका ये, उसे इन्वेस्ट करो और उसके बाद जो गवर्नमेंट पैसे फिक्स कर दे उसके हिसाब से लोगों को पैसे देने शुरू हो जाओ। होता ये है कि वो अगर नहीं देते तो गवर्नमेंट दे देती है,
ठीक है। और ईओबीआई के पास फंड्स बहुत इकट्ठे होते हैं। ईओबीआई की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देखें तो प्राइमरीली उनका काम भी यही था कि वो भी इन्वेस्टमेंट्स करें और राइट प्लेसेस पे करें। बिल्डिंग शिल्डिंग उनके पास भी अच्छी है। प्राइमरीली जिसके पास भी लॉन्ग टर्म का पैसा आता है, सबसे अच्छी दुनिया में लॉन्ग टर्म में, यानी लॉन्ग टर्म का मतलब है 10-20 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए रियल एस्टेट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। टाइम स्पैन, टाइम हराइजन आपका ज्यादा हो, तो हमेशा वो एजेंसीज जिन्होंने लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी होती है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है। ईओबीआई पर पेंशन फंड नहीं है, ईओबीआई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। ईओबीआई इज मोर लाइक बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड एक जरा और वो सेफ्टी नेट है, ये सेफ्टी नेट वर्कर का सेफ्टी नेट है, काम करने वाले का, वो निकम्मे का भी सेफ्टी नेट है। काम करोगे नहीं करोगे, पाकिस्तान में पैदा हुए हो, तुम्हें हम पैसे देंगे। ये वर्कर काम करने वाले को बेनिफिट दिया जा रहा है, इसीलिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हार्डली 1500 देता है। वो जो है वो वर्कर जब रिटायर होता है, चूंकि उसे पेंशनेबल जॉब नहीं है, पेंशन नहीं मिल रही, तो 5000 वहां से मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि जिसने सारी जिंदगी काम किया से रिवॉर्ड दिया जाए। उसने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो किया है ना, तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए पुश किया जाता है। वो गवर्नमेंट है, पर है उसके पीछे असूल वही फाइनेंस के कारफरमा जिनका एडवांटेज नहीं ले पा रहे, इसलिए कि उसे उस अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। पेंशन फंड्स का काम वही है जो आप कह रही है। प्राइवेट पेंशन फंड्स भी अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, और प्राइवेट पेंशन फंड्स का यही काम है, इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में भी हो सकती है, कंपनीज में भी हो सकती है, गवर्नमेंट के फंड्स में भी हो सकती है। वो अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, ठीक है सर। आर वी गुड? शुड वी मूव अहेड? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्लियर हो गई जी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू भी इसी तरह क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज और रहेगी जो इसमें हमारी डिस्कशन की थी, पर्टिकुलरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जो कि मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, और वो बात है जी लीजिंग स्केड्यूल बनाना। लीजिंग स्केड्यूल, पेमेंट का स्केड्यूल बनाना। सिर्फ और पेमेंट के स्केड्यूल बनाने क्यों जरूरी होते हैं? वही पेमेंट की अमाउंट ले लेंगे जी 39,180, 39,000, या आसान अमाउंट रखते हैं। मुझे अमाउंट को आसान करने दीजिए। मैं कहता हूं वही गाड़ी थी 2.5 मिलियन वाली, 12,50,000 का कंट्रीब्यूशन था। पेमेंट मैंने 5 साल में एनुअल पेमेंट के हिसाब से करनी थी। 5 साल रखूं, 3 साल रखूं? 3 साल रखूं, राइट जी। पर पेमेंट मंथली नहीं होनी, पेमेंट एनुअली होनी है, ताकि सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट्स आए। उससे मैं फिर एनुटी का स्केड्यूल बनाऊंगा या लीजिंग स्केड्यूल बनाऊंगा, जो आपको बताएगा इंटरेस्ट कितना जा रहा है उसमें से, एक्चुअल पेमेंट कितनी जा रही है और वो क्यों जरूरी होती है, उस पर बात करूंगा। लेट मी कम टू दैट पॉइंट। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, इंटरेस्ट रेट 8% है, टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट हमारा ईयर है, सो n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। वेल, तो पेमेंट मालूम करें। पेमेंट मालूम करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू पेमेंट ओवर आई इंटू 1 - 1 ओवर 1 + i होल रेज़ टू पावर n। पेमेंट अननोन है, 12,50,000 मेरी एन्युटी है, 1 - 1 ओवर 1.08 होल रेज़ टू पावर 3। यहां से पेमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एनुअल बेस पे अगर मैं लीज कराऊं, सालाना बेस पे, हर महीने के बाद किस्त दूं, हर साल के बाद, सॉरी हर साल के बाद, तो 3 किस्तें आएंगी। 3 किस्तें ही आएंगी ना जी, एनुअल बेस पे करा रहा हूं 3 साल के लिए। अब ये पीएमटी मालूम कर लीजिए जी, प्लीज। कायबोर तो मंथली बेस पे चेंज होता है, बल्कि डेली बेस पे चेंज होता है। कायबोर का डेली रेट आता है, पर वो कायबोर नॉर्मली, अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको एक छोटा सा लीज के साथ वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देते, छोटा सा कागज देते हैं जिसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है, उसके ऊपर जो कायबोर की उस दिन का रेट होगा ना, नॉर्मली वो एक रेट फिक्स किया होगा। उसके बाद वो कहेंगे 1 साल के बाद फलां इफेक्टिव डेट को हम रेट को रिव्यू करेंगे, उसमें जितना चेंज आया हुआ उतना चेंज हम इनकॉर्पोरेट करके आपकी किस्त चेंज करेंगे। जो डिफरेंस है वो आपसे उस वक्त लेना शुरू करें। अब मैं लीजिंग स्केड्यूल बनाने लगा हूं जी, पर उसके लिए आप लोग मुझे ये पेमेंट निकाल देंगे तो मैं लीजिंग स्केड्यूल बना दूंगा। जी, इंटरेस्ट रेट 8% रहेगा, क्योंकि हमने मंथली पेमेंट नहीं की, एनुअल बेसिस पे की है, तो अब ऑब्वियसली 8% को 12 से डिवाइड नहीं करना। ओके जी, 60,000 नहीं सर, 600,000 हो सकता है, 60 नहीं हो सकता, कोई एक आधा जीरो आगे पीछे हो गया आपका। ऑर्डिनरी सर, मैं आप लोगों के सामने करता हूं। पेमेंट 12,50,000 थी, 1 - 1 ओवर 1.08, चलिए मैं अगर कर लूं तो सारी तरफ
वो जरा तसल्ली भी हो जाएगी कि आगे सारी गलती नहीं तो सामने नजर आएगी। सो गलती ना सामने नजर आए उसके लिए 12,50,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं जी 0.08 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली तो ये 100,000 आ गया। 100,000 इज इक्वल टू पेमेंट इंटू 1 - 1 ओवर 1.08 होल रेज़्ड टू पावर 3। इस सारी टर्म को निकाल लेता हूं जी, 1.08 होल रेज़्ड टू द पावर 1 divided by 1.08 whole raised to power 3. This is payment into 1 minus 0.7938. This is payment into 0.20616. This implies payment is equal to जी बिल्कुल मेरे पास भी कुछ ऐसा ही आ रहा। पेमेंट आई है जी 485,041.89 की बजाय मैं राउंड कर रहा हूं 42 कर रहा हूं, 485,042 रुपीज पर एनम। ये मेरी पर एनम पेमेंट आ गई, ये मेरी पर एनम पेमेंट आ गई। अब मैं लीजिंग स्केड्यूल बनाने लगा हूं। लीजिंग स्केड्यूल क्या होता है? ये आपको बताता है एनुअल बेस पे आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं। लीजिंग स्केड्यूल बताता है एनुअल बेस पे इंटरेस्ट कितना दिया है, पेमेंट कितनी दी है ओरिजिनल में से, राइट। मैं आपको एक दफा बना के बताता हूं, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, फिर उसकी यूजफुलनेस आपको बताऊंगा कहां कहां हमारे काम आता है। सर ये 1 लाख किस तरह आया था? सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, पेमेंट ओवर आए सर मैं राउंडिंग नहीं करता, मेरा ज्यादा ठीक है सर। अभी आप देखिएगा मैं प्रूव करूंगा जी। कांस्टेंट वैल्यू है, यही तो पेमेंट एनुटी, इसीलिए तो कहते हैं इक्वल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। ये फॉर्मूला एनुटी का है ही इसलिए कि एनुटी इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। सो दिस इज एन एनुटी, इक्वल अमाउंट चेंज नहीं हो सकती, राइट सर, फॉर दैट टाइम पीरियड। अब देखिए पेमेंट कितनी आ गई, 4,85,042 रुपए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, जरा कंफर्म हो जाएगा। लीजिंग स्केड्यूल बनाऊंगा, लीजिंग स्केड्यूल अभी सिर्फ आप देखिए, उसे समझिए बनाने के लिए, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। ये लीजिंग स्केड्यूल का एक एंड ऑफ ईयर मैं एक दफा बना दूं फिर मकासद आपको बताऊंगा। एक दफा बनाने दीजिए, एक दफा इसे देख लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बना लूंगा आपको मौका दूंगा, बनाइएगा, मेरे साथ चलिएगा। पॉइंट इन टाइम्स में मैं देख रहा हूं प्रिंसिपल पेमेंट कितनी हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग क्या है और टोटल पेमेंट कितनी है। ठीक है जी, आप देखिए एंड ऑफ ईयर 0 कोई पेमेंट नहीं हुई, एंड ऑफ ईयर 0। एंड ऑफ ईयर 0 का मतलब है टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, अभी तो मैंने लोन लिया भाई। प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है, मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा हूं, हर टाइम पीरियड के बाद पेमेंट कर रहा हूं। लोन लेते साथ ही पेमेंट नहीं हो रहा, टाइम पीरियड शुरू होने पे पेमेंट नहीं हो रही, टाइम पीरियड खत्म होने पे। पहली पेमेंट पहले साल के बाद होगी, पहले साल के शुरू में नहीं होगी। सो एंड ऑफ ईयर 0 पे, यानी पहले साल, एंड ऑफ ईयर 0 का मतलब है स्टार्ट ऑफ ईयर 1, कोई पेमेंट नहीं हुई अभी हमने तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग शुरू हो गया। कितना है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग? 12,50,000। सो फार सो गुड जी। सिर्फ इसे देखिए, इसके मैकेनिक्स समझिए, नोट ना कीजिए, नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। आप चैलेंज कीजिए मुझे दरमियान में, आई एम ओपन। इस वक्त हमने सिर्फ डिस्कस करना है, कुछ नहीं करना है। एक दफा समझ जाएंगे तो हमें एक्सेल की शीट पे 50 वाला, 100 वाला, 200 महीनों वाला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज बनाने आ जाएं। ये नॉर्मली एक्सेल की शीट पे स्केड्यूल बनता है क्योंकि जरा सा लेंथियर हो जाता है। 5, 7, 9 पेमेंट्स तक तो ठीक है, आप जुबानी निकाल लेंगे इससे, उससे आगे आपको सिर्फ फॉर्मूले का तरीका आना चाहिए। आपने 36 महीनों का बनाना है, 64 महीनों का बनाना है, 60 महीनों का बनाना है, तो हमेशा आप एक्सेल का फॉर्मूला शीट्स यूज करेंगे। ठीक है जी। सो पहले इसको समझ लीजिए, एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 3 पेमेंट्स में मैंने कहानी खत्म करनी है। एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2 और एंड ऑफ ईयर 3 में
मैंने ये कहानी खत्म कर देनी है जी, ये मेरा टारगेट है। ऐसे ही है जी, 3 साल के लिए था ना, 3 साल में एक चीज मेरी सेम रहती है, और वो मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूं जी, 4,85,042 रुपए। ये मैंने राउंड किया था, 41.89 समथिंग आ रहा था, मैंने राउंड किया था, इसकी वजह से मामूली सा फर्क आएगा क्योंकि मैंने राउंडिंग की थी। 485,042 हो गए। देखिए पेमेंट तो फिक्स ही रहेगी ना, यही आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। मैं कह रहा हूं तीनों साल में पेमेंट फिक्स दूंगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा जी, प्रिंसिपल पेमेंट पहले साल कितनी हुई है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हुई है। इंटरेस्ट रेट यहां कितना है जी, इंटरेस्ट रेट है 8%। 8% है ना सर, 4,85,000 सर। एनुटी का मतलब ही क्या है, नहीं, देखिए वो अज्यूम कीजिए इस वक्त कायबार सेम रह रहा है, अज्यूम कीजिए इंटरेस्ट, अगर वो चेंज होगा तो बैंक कुछ और तरह एक्ट करेगा, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम तो भी कहते हैं अज्यूम कीजिए फिक्स रहेगा। हाँ जी, अगर वो एक्सेसिव या कुछ चेंज होगा, उससे अगर कोई पेमेंट निकलेगी वो एक्सेसिवली या बैंक वापस कर लेगा, वो दैट इज समथिंग एल्स। अभी उसकी डिटेल में ना जाएं, वो फिर आप इंस्ट्रूमेंट की डिटेल में जाएंगे कंफ्यूज होते चले जाएंगे, अभी उस पर नहीं जाते। 4,85,042 रुपए, ठीक है जी, ये फिक्स हो गया जी। जैसे जब आप पेंशन कम्यूट करते हैं तो पेंशन की पेमेंट भी गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ चेंज होती है, बट जब कम्यूट करने की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं स्पेशली वो लोग जो आर्म फोर्सेस से हैं, उस वक्त एक खास पेंशन पेमेंट अज्यूम करते हैं और उसकी आधी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। हमेशा आप देख लीजिए आपका सीएमए इसी तरह करता है, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है, ये 4 लाख, आपने कितने पैसे दिए, 4,85,042 रुपए। इसमें से सूद कितना था, मैंने लोन कितना लिया, 12,50,000। इसका मतलब है 12,50,000 का 8% सूद था। इसका मतलब है 12,50,000 का 8% सूद था, जो 1 लाख रुपया। ऐसा ही है, निकाल लीजिए, 12,50,000 का 8% लीजिए, 1 लाख रुपया आना चाहिए, 1 लाख है ना। इसका मतलब है सूद की पेमेंट सर कितनी थी, 100,000। मैंने कितने पैसे दिए, 4,85,042 रुपए। सूद आपका बनता था 1 लाख, मैंने 4,85 दिए, तो बाकी 3,85 किस चीज के दिए, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है 3,85,042 रुपए मैंने प्रिंसिपल के दिए। 3,85,000 जब मैंने प्रिंसिपल के दे दिए तो इसका मतलब है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 12,50,000 में से आप 3,85,042 रुपए निकाल दीजिए। इसका मतलब है कितना प्रिंसिपल रह गया सर, 12,85,000 मनफी 3,85,042, 8,99,958 रुपए, 8,99,958 रुपए। ऐसे ही है जी, मैंने सूद भी दिया और आपको प्रिंसिपल में से भी कुछ पेमेंट कर दी। जब प्रिंसिपल में से कुछ पेमेंट कर दी तो वो निकल गई प्रिंसिपल में से। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है, 899,958। किस तरह आया, 12,50 में से 3,85,042 निकाल दी, 3,85,042 रुपए निकाल दी। आर वी गुड सर। इसका मतलब है अगले साल किस पे सूद दूंगा, 89,958 पे सूद दूंगा जी। 89,958 पे 0.08 सूद दे दिया जी। 7,71,996 रुपए, सॉरी 71,996 रुपए 64 पैसे। जी जी, मैं दोबारा देख लेता हूँ जी। 12,50,000 मैंने गलत लिख दिया होगा, 12,50,000 मनफी 3,85,042, एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, सॉरी मैं 50,000 छोड़ गया था, मैंने सिर्फ 12 लाख लिखा है। 8,64,958। पर आप अभी नोट ना कीजिए, सिर्फ मेरी गलतियां देखें, अगर मैं कोई करता हूं नोट ना कीजिए, सिर्फ देखिए समझिए। 8,64,958 को 8% इस पे सूद देना है जी मैंने। इसका मतलब है 69,196.64। आर वी गुड जी, ये ठीक है। 69,196.64 ये मैंने सूद दे दिया, ये सूद दे दिया। तो भाई टोटल पैसे मैंने कितने दिए, 4,85,042 रुपए। इसका मतलब है 4,15,845 रुपए 36 पैसे। ये क्या है, ये प्रिंसिपल पेमेंट है। जब ये प्रिंसिपल पेमेंट इस आउटस्टैंडिंग में से निकालता हूं, 8,64,958 में से
मेरे पास बचते हैं 4,49,112 रुपए 64 पैसे। ऐसा ही है जी। अब नहीं नहीं अभी ना 113 भी नहीं करना, एक दफा राउंडिंग काट दी थी, राइट जी। 112 रुपए 64 पैसे, अग्रीड जी, यहां तक क्लियर है? ओके। अब आप देखिए, मैंने अगली दफा सूद इस पे कितना देना है, इस पे सूद देना है जी 35,930 रुपए, 35,929 रुपए 1 पैसा, ये मैंने सूद देना है। 35,929 रुपए 485 में से निकालिए, मनफी 4,85,042, 4,49,112 रुपए 98 पैसे मेरे पास आ रहा है। मैंने शुरू में राउंडिंग की थी, ठीक है, इशारिया 64 आना चाहिए। 4,49,000 आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रह गया? 0। जितनी आखिरी पेमेंट बची थी कर दी। 3 साल में एक्चुअली ना सिर्फ इंटरेस्ट दिया बल्कि प्रिंसिपल पेमेंट भी कर दी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं आप सॉरी, वो पेमेंट मैंने वहां लिखनी थी, यहां लिख दी, ये 0 हो गया, सॉरी सर। मैं दोबारा से कर रहा हूं, प्लीज आप लोगों ने नहीं लिखना अभी, मैं आपको मौका दूंगा, मुझे इस पर बहस मुबाहिसा करने दीजिए, मौका दूंगा, उसके बाद आप जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, एक स्केड्यूल बना दिया मैंने, कहा जी एंड ऑफ ईयर 0, मैं कहां खड़ा हूं, पेमेंट 1 साल के बाद, प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, दैट्स इट। हर साल के बाद मैं पोजीशन बताऊंगा। एंड ऑफ ईयर 0 कहां पढ़ा हूं, मैंने कोई पेमेंट नहीं की एंड ऑफ ईयर 0। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी थी, एन्युटी ड्यू होती तो एंड ऑफ ईयर 0 भी पेमेंट कर देता। ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी में एंड ऑफ ईयर 0 कोई पेमेंट नहीं हुई। प्रिंसिपल, जब पेमेंट नहीं हुई तो प्रिंसिपल पेमेंट कहां से होगी, ना प्रिंसिपल पेमेंट ना इंटरेस्ट पेमेंट, नील। आउटस्टैंडिंग कितना है, हाँ, एंड ऑफ ईयर 0 का मतलब है स्टार्ट ऑफ ईयर 1, आउटस्टैंडिंग आ गया मेरे सर, जिम्मे लग गई रकम, कितनी लग गई जी 12,50,000। आर वी गुड? 12,50,000। अब पेमेंट देखिए, पहली कितनी करता हूं, 4,85,042 रुपए ये पेमेंट की। इस जी 1 मिलियन जी, ये देनी है, ये ही तो देनी है हमने। देखिए, हमने लीज कितनी अमाउंट कराई है, 25 लाख ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने लीज कितनी अमाउंट कराई है, 12,50,000, तो यही तो वो लायबिलिटी है जो मैंने देनी है। लेकिन जो हमने दे दी है वो कहां लिखी है? अभी 12,50,000 हमने नेट अमाउंट लिखी, 25 में से 12,50 दे दी, तो हमने नेट अमाउंट कितनी देनी है, हमने जो दी है। देखिए, मेरे पास गाड़ी कितने की आई, बेसिकली 25 लाख की, 12,50,000 की गाड़ी मेरी है, 12,50,000 की मेरी लायबिलिटी है। वो जो 12,50,000 की लायबिलिटी है वो आपकी यहां लिखी हुई है, वो 25 लाख की 25 लाख लायबिलिटी नहीं है, वो 25 लाख आपकी, आपका एसेट है, उस एसेट में से आपकी इक्विटी 12,50 है, उसमें से लायबिलिटी आपकी 12,50 है। वो तो कैश आउटफ्लो हो गया ना, जब कैश आउटफ्लो हो गया तो एसेट डेबिट हुआ, एसेट डेबिट हुआ, कितने का एसेट डेबिट हुआ, 25 लाख का, 25 लाख का एसेट डेबिट हुआ, लायबिलिटी कितने से क्रेडिट हुई, 12,50, कैश कितने से क्रेडिट हुआ, जब रिकॉर्ड हुआ एसेट आया तो डेबिट ही 25 लाख से हुआ, रिकॉर्डिंग हो गई, 12,50 गया, कैश गया, 12,50 क्रेडिट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लीज पेएबल वो 12,50 से क्रेडिट होगी। अब लीज पेएबल की पेमेंट किस तरह होगी, मेरे पास लायबिलिटी 12,50 की नजर आ रही है, 3 सालों में पेमेंट मैं 12,50 से ज्यादा कर रहा हूं, वो जो पेमेंट कर रहा हूं वो किस तरह कर रहा हूं, बेसिकली प्रिंसिपल मेरा कितना जा रहा है, प्रिंसिपल अगर आप देखिए तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 12,50 ही जाएगी, ऊपर तो इंटरेस्ट जा रहा है, टोटल इंटरेस्ट आपने 3 साल में कितना दिया, इससे टोटल कर लेंगे, टोटल इंटरेस्ट पता चल जाएगा, टोटल प्रिंसिपल कितना दिया, इसे टोटल कर लेंगे, टोटल प्रिंसिपल 12,50 ही, प्रिंसिपल वही दिया। अब दोबारा आ जाइए फंक्शनिंग पे, आपको आपके जिम्मे कितने थे 12,50, आपने पेमेंट कितने की 4,85,042 रुपए की, जिम्मे कितने थे 12,50, पेमेंट कितने की 4,85,042 रुपए की, सारी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की, नहीं सर, कुछ इंटरेस्ट की कुछ प्रिंसिपल की। इंटरेस्ट कितने परसेंट आपने वादा किया है सालाना, 8%, 12,50 पे 8% आपका कितना आता है, 1 लाख, इसका मतलब है 485 में से 1 लाख इंटरेस्ट है, तो बाकी क्या है सर, फिर प्रिंसिपल दे दिया, तो वो बाकी अमाउंट कितनी है 3,85,042 रुपए। अब मेरे प्रिंसिपल में से 385 पे हो गया, तो इस साल के एंड पे
आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 8,64,958 रुपए। 8,64,958 इस साल के शुरू में मेरी लायबिलिटी है। एक साल में उसने भी 8% सूद कमाया, वो भी देना है मैंने। इसका 8% सूद कितना है? 69,196 रुपए 64 पैसे। मैंने टोटल पेमेंट कितनी की? 485। 485 में से ये सूद निकाल दिया, बाकी कितना है? ये प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट फिर की 864 में से ये प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, तो बाकी क्या बता? 449,112 रुपए 64 पैसे। अब मैंने इस पे फिर सूद 8% देना है, दिस अमाउंट। जब 449 पे से ये अमाउंट भी दे दी, तो टोटल मैंने क्या दी? 485 में से ये अमाउंट इंटरेस्ट की देनी है। कितनी अमाउंट? 35,929। बाकी क्या बच रहा है? 4,49,112 रुपए 64 पैसे। यही तो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था। ये भी दे दिया तो बैलेंस कितना बचा? नहीं, लीज खत्म हो गई, दैट्स इट। बेशक 3 साल की लीज हो, बेशक 5 साल की लीज हो, बेशक 36 महीने की लीज हो, बेशक 1 साल की लीज हो, अल्टीमेटली ओके। अब इसकी वर्किंग कहां है सर? आप पहले कुछ सर, ये कंपाउंडिंग है। जब आप पेमेंट 1 साल के बाद दे रहे हैं, कंपाउंडिंग हो रही है थ्रू आउट। बैलेंस पे दे रहे हैं, बैलेंस। यहां कंपाउंडिंग आपके लिए फायदेमंद है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 12,50,000 पे थ्रू आउट आपने 8% देना था, 1 लाख सालाना। यहां कंपाउंडिंग आपको फायदा कर रही है, जहां नुकसान करती है वहां फायदा भी करती है। ठीक है सर। सर आपका पहले क्वेश्चन था सर। कम हो रही है क्योंकि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम हो रहा है। आप देखें क्या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग भी कम नहीं हो रहा? बैंक सूद एक्चुअली ये बैंक की कमाई है और मेरे लिए एक्सपेंस है। अब मैं ये एडवांटेज भी बताने लगूं कहां कहां यूज होता है। बैंक की ये कमाई है, उसका रेवेन्यू है, मेरा एक्सपेंस है, राइट। बैंक का उसने लमसम मुझे इन्वेस्टमेंट की और किस्तों में निकाल रहा है। जब वो पैसे मुझसे प्रिंसिपल लेता है, इंटरेस्ट की अमाउंट को अपना रेवेन्यू लिखता है, उससे अपने खर्चे मर्चे पूरे करता है। मुझे प्रिंसिपल आता है, उसे कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, जो अपने खर्चे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अपना रेट ऑफ रिटर्न, अपना प्रॉफिट, राइट। सर आप सर जी बिल्कुल सही है सर। नहीं सर, उस वक्त पेमेंट ना सर 39,180 आई थी। आप 4,85,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, कभी 39,180 नहीं आएगी। आपने निकाली थी 39,180, ऐसे ही है ना सर। अब वो 39,180 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहां कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, यहाँ कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। पेमेंट जब करते हैं कंपाउंडिंग तब कंसिडर होती है। आप कंपाउंडिंग यहाँ का तब क्या कर रहे हैं? मंथली कर रहे हैं ना। वो मंथली पेमेंट लेकर जाएंगे और 36 मंथली पेमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उस तरह चलेगी। नहीं, हम टोटल अमाउंट को, ये जिस तरह आपने 12,50,000 को यूज करेंगे मंथली निकालने के लिए। आपने ये काम किया, वही काम था ये ब्रेक से पहले जो आप करके गए थे, भूल नहीं सकते आप। ये करके नहीं गए थे ब्रेक से पहले, आपने किया हुआ। उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए तब मंथली पेमेंट निकालेंगे आप जी। ये आपको लग रहा है ना। मुझे एक बात बताइए, आपको सैलरी किस बेस पे मिलती है? आपको सालाना बेस पे कभी मैच हो सकती है? मेरे स्कूल वाले 2 महीने की फीस बच्चों की भेजते हैं, मेरा चीखे मारने को दिल करता है, राइट। मैं उन्हें कहता हूं पैसे तो वही हैं, मैं मंथली देना पसंद करता हूं। 4 बच्चों की जब 8 महीने की फीस आती है, तबीयत साफ हो जाती है जी। किस तरह प्रॉफिटेबल है? इंटरेस्ट रेट तो वही दे रहा हूं। अच्छा, वहां कितनी निकली थी? 39,000। 1 मिनट, 39,180 निकली थी। 39,180 को मल्टीप्लाई कीजिए 36 से, कीजिए 14,10,000। इस 4,85,042 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। किसमें कम पेमेंट दे रहा हूं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंफ्यूजिंग नहीं है, आप उसके फॉर्मूले को देखें। तो आपकी मर्जी है ना, आप एनुअल बेसिस पे चले या मंथली पे चले। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास है। हर बंदे की अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। मैं मुलाजिम पेशा हूं, मुझे मंथली पेमेंट करनी अच्छी लगती है। आप बिजनेसमैन, आप कहते हैं साल के बाद कोई मसला नहीं है, साल में इतने पैसे कमा लूंगा। आपकी और मेरी मेंटालिटी डिफरेंट है, आपके और मेरे कैश फ्लोज डिफरेंट है, आपके और मेरी अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है। फॉर गॉड सेक, हर बंदे की अपॉर्चुनिटी, यही मैंने कहा था, इस इंटरेस्ट रेट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए। इस इंटरेस्ट रेट को, मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। मैं काम कर सकता हूं, से फॉर एग्जांपल
से फॉर एग्जांपल मेरा भाई फेडरल सेक्रेटरी है, वो मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताता है, जहां जहां सड़क बन रही है उसके साथ साथ जमीन लेता जा, अगले साल यहां मैं सड़क बनवा दूंगा, मेरे पैसे की कीमत दुगनी हो जाती है। सो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100% है, आपका कोई भाई फेडरल सेक्रेटरी नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5% है, राइट? मैं कहता हूं अभी जो पेमेंट करूंगा उसको जमीन में फंसा दूं, 1 साल के बाद 1 लाख के बदले 1 लाख मिल जाएंगे, वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया उसमें से दे दूंगा। आर यू गेटिंग इट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बंदे की डिसीजन मेकिंग, हर कंपनी की डिसीजन मेकिंग अलग है। आर वी गुड? सो जी मैम, इंटरेस्ट रेट कभी कम नहीं हुआ, अमाउंट कम होती गई। जितना कम, देखिए आप मुझे लोन देती हैं, जितने कम टाइम स्पैन के लिए लोन देंगी उतने ही टाइम स्पैन का आप फायदा उठाएंगे। ये मसला नहीं है कि फायदा कम होगा, मैं जितने ज्यादा टाइम पीरियड के लोन लूंगा उतना एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा मुझे, ये तो मेरी जरूरत है ना। परसेंटेज सेम थी, रुपया उतने जितने टाइम के लिए यूज कर, बैंक को कोई नुकसान नहीं है, वो आपसे पैसे लेगा किसी और को दे देगा, उसका पैसा आइडल कैपेसिटी में नहीं रहता, वो नहीं खाली जाने देता। सर ठीक है, तो व्हाट्स रॉन्ग? वो अगर आप नहीं देंगे, वो 3 साल बाद आपसे पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट कर देगा बैंक। नहीं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब मैं 3 साल के लिए लोन देता हूं तो 3 साल में ऑन द एवरेज इतने पैसे कमाता हूं, ऑन द एवरेज मेरे फंड्स ने 8% ही कमाया है। जब वो पैसा मुझे वापस मिलेगा एज अ बैंकर, मैं खाली नहीं रहने दूंगा, अगले दिन मैं इनको गाड़ी लोन पे दे दूंगा, तो अगले दिन 8% से कमाना शुरू हो जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बैंक हूं, आपने 5 साल के लिए 8% पे मुझे बुक कर लिया, कर लें आप, 1 दिन के लिए कर लें, अगले दिन मैं इनको लोन दे दूंगा, उनको दे दूंगा, उनको दे दूंगा, उनको दे दूंगा, व्हाट्स रॉन्ग? मुझे क्या नुकसान हो रहा है? मुझे तो 8% पर एनम ही मिलना है। ये तो आपका मसला है, अगर आप 1 साल में दे सकते हो 1 साल में दे दो, 2 साल में दे सकते हो 2 साल में दे दो, पर एक दफा जब मेरे साथ प्लान कर लेते हो उसके बाद उस प्लान से पीछे हटोगे तो उस वक्त मुझे कुछ टाइम पीरियड का नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है 5 साल के लिए, आप 3 साल बाद कहते हो प्री पेमेंट करनी है। अब आ जाए आप, ओके, मैंने आपने अब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। देखिए, आपने और मैंने प्लान किया था ये 3 साल तक चलना है, आप कहते हैं सर 1 साल के बाद आपके पास पैसे आ गए। एक दूर के चचा थे, वो बहुत सारी दादा आपके नाम करके अल्लाह मियां के पास चले गए, लेट अस अज्यूम आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपने कहा यार ये क्या छोटी मोटी पेमेंट करनी होती है, लमसम पेमेंट कर दूं, पैसे हैं मेरे पास, मैं क्यों सूद दूं इसे 8%, मैं अपने पैसे रखूं। आपने कहा हाँ भाई, बैलेंस कितना था? अब यहां से आप यूज करेंगे, बैलेंस कितना था? 8,64,958 वापस करना है। अब बैंकर आपसे क्या कहता है? अब यहां आ गई आपकी बात, बैंकर कहता है 8,64,958 लेना चाहिए, अग्रीड, आउटस्टैंडिंग इतना है, पेनल्टी भी लूंगा आउटस्टैंडिंग पे, जल्दी क्यों पेमेंट दे रहे हो? अब मुझे कंफ्यूजन होगी, मैंने प्लानिंग नहीं की हुई इसे कहीं मार्केट में देने की, 2-4 महीने आइडल कैपेसिटी में रहेगा। जब 3 साल के लिए लोन दिया था तो हर पैसे की मैंने प्लानिंग की हुई थी, इधर से आएगा उधर चला जाएगा। अब मेरी प्लानिंग नहीं थी, तो वो आउटस्टैंडिंग पे सब पेनलाइज करते हैं आपको, 2% 3% आउटस्टैंडिंग पे लेंगे, लेते हैं कि नहीं एक्स्ट्रा? मानेंगे 8,64 आउटस्टैंडिंग है, पर आपको 2% 3% 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अग्रीड? अच्छा, और कहां यूज आता है ये लीजिंग स्केड्यूल? एक प्री पेमेंट करने के लिए, वो भी इसी तरह, क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट भी इस तरह होती है, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। और प्लानिंग को देखिए, बैंक के पास, अब आप समझिए, कारोबार करना प्लानिंग के बगैर पॉसिबल नहीं, स्पेशली बैंक के लेवल का। उसके पास एक लीज वाला नहीं है, उसके पास 10,000 लीज वाले हैं, 10,000 भी कम कह रहा हूं। सिटी बैंक ने अपना कार्ड्स का पोर्टफोलियो बेचा था तो 2 लाख क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो बेचा था, 2 लाख के 5 लाख, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 2 से 5 के दरमियान थे कहीं, वह लाखों का क्रेडिट का पोर्टफोलियो बेचा। इसका मतलब है अगर एक बंदा 1 रुपया भी देता है और 1 मिलियन कार्ड का या 1 मिलियन लीजिंग का मेरे पास पोर्टफोलियो, तो 1 मिलियन रुपया मंथली आता है। रोज एक बंदा 1 मिलियन नहीं देता, 1 रुपया नहीं देता। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब ये, मैं उसे मैच करता हूं, ये पैसा, इतना पैसा कैश फ्लो आएगा, उसे इस जगह लगाऊंगा, मैंने प्लानिंग की होती है। जब प्लानिंग की एक ब्रेक या एक पेमेंट बीच में से निकल जाती है तो मेरी प्लानिंग, तो मैं उसका आपको पेनलाइज करूंगा। बैंक के लिए इतना आसान नहीं है, मैकेनिक्स इतने आसान नहीं है, वो पूरी मशीन है जो कि हर इक्विपमेंट के साथ चल रही है। ओके, गोइंग बैक टू माय डिस्कशन। और ये कहां यूज होता है? इस साल आप में से किसी ने बैंक रिटर्न तो नहीं जमा कराए होंगे मेरी तरह, अभी तक करा दिए? ओके, मैं तो इस उम्मीद पे हूं कि 15 नवंबर हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। ओके, सो जब मैं अज्यूम कीजिए गाड़ी मैंने लीज कराई हुई थी,
या कोई भी लोन लीज कराया हुआ था, जब मैं अपने टैक्स रिटर्न्स दूंगा तो आपको पता है नौकर पेशा आदमी का तो कोई एक्सपेंस वो मांगते ही नहीं। टैक्स किस तरह कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस टैक्सेबल इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस टैक्सेबल इनकम, उस पर टैक्सेबल इनकम लगा देता हूं, उस पर परसेंटेज लगती है, ऐसे ही है ना जी, राइट। अब वो मेरा कोई मेरे बच्चों की फीस भी 5,000 पे बुक कर देते हैं, वो भी अभी उन्होंने दिया है। 5,000 से ज्यादा अगर फीस दे रहा हूं तो उस पर टैक्स की डिडक्टेबिलिटी नहीं देते। आप लोगों को पता है ना, ये तो प्रैक्टिस है, टैक्स डिडक्टेबिलिटी नहीं दे रहे। इसका मतलब है बहुत कम चीजों पे टैक्स डिडक्टेबिलिटी देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस विच इज टैक्स डिडक्टेबल आइटम। इसका मतलब है मेरी टैक्सेबल इनकम अगर 1 मिलियन आ रही है तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसा है जिसकी वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन में से 1 लाख माइनस करूंगा, 9 लाख रह जाएगी। इस साल के टैक्स रिटर्न्स में बताऊंगा, लीजिंग स्केड्यूल साथ लगाऊंगा, कहूंगा जी ये इंटरेस्ट पेमेंट इस साल की बनती थी, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट मैंने इस साल में की 1 लाख। इसका मतलब है मेरी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन नहीं है, मेरी टैक्सेबल इनकम 9 लाख है। तो मैं 1 मिलियन की ब्रैकेट की बजाय 9 लाख की ब्रैकेट में चला जाऊंगा। दैट इज अनदर एडवांटेज, फॉर दैट वी यूज दिस कैजुअल। जी सर। सर अगर आपने लीज कराया हुआ है, देखिए एक उसकी इंस्टॉलमेंट है कि आप प्रिंसिपल पेमेंट दे रहे हैं। अगर आपने बैंक से कराया हो सिर्फ तब आपको फायदा होगा इंटरेस्ट पेमेंट का। अगर आपने कंपनी से लिए ही किस्तों में है तो चूंकि वहां सूद लगा नहीं काउंट हो रहा होता, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। इसलिए अगर आपने टैक्स डिडक्टिबिलिटी लेनी है तो ज्यादा फायदा तब होता है जब लीजिंग इंस्टीट्यूशन या बैंक से आप लेते हैं, इसमें नहीं। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, अगर वो बुक कर सकता है मुलाजिम पेशा आदमी के, नहीं ये मुझे नहीं याद, जो कंपनी है वो तो बुक कर सकती है। जब मैं एज अ बिजनेस ऑपरेट करता हूं तो मैं बुक करता हूं एज एन इंडिविजुअल, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं कुछ बिजनेस के हिसाब से भी कुछ पार्टली बिजनेस के हिसाब से भी अपने रिटर्न्स जमा कराता हूं, तो मैं अपने कुछ एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस शो कर देता हूं। इसलिए मुझे नहीं पता इंडिविजुअल के हिसाब से इंश्योरेंस है कि नहीं है, मैं टैक्स का काम नहीं करता, इसलिए मुझे सर वो तो जीएसटी है ना सर, वो तो कॉस्ट है ना आपकी, वो तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है ना। अगर आप जीएसटी पे करते हैं और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो जीएसटी आप साबुन पे भी जीएसटी दे रहे होते हैं। हाँ, जो विदहोल्डिंग टैक्स आप पे करते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। और यानी बहुत कम चीजें हैं बिजनेस सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, ये एक एडवांटेज है, ये एक एडवांटेज है जो आपको मिलता है। ठीक है, सो इसलिए मैं बता रहा हूं ये वो एडवांटेज है कि जो और लीज कराई होती है बहुत सारे सैलरीड इंडिविजुअल्स ने, तो ये एडवांटेज देना चाहिए। सर आप क्या करें? मैं 1 लाख एज एन एक्सपेंस क्लेम करता हूं, टैक्स डिडक्टिबिलिटी आ जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर में मेरा एक्सपेंस, तो देखिए ये मैंने प्रिंसिपल पेमेंट की है, इसको मैं नहीं क्लेम कर सकता, सिर्फ 69,196 रुपए 64 पैसे, और उससे अगले साल इतने। टैक्स डिडक्टिबिलिटी सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की और किसी की नहीं। सर वो तो बच्चों की फीस की नहीं, मैंने कहा था कि 2 साल की मैंने लमसम पेमेंट कर दी। बैंक उसने मुझे कहा 8,64,000 से ऊपर 2% लूंगा। वो क्यों कैलकुलेट करते हैं? वो देखिए वो उसके पीछे मैकेनिक्स में ना जाइए, वो पिनलाइज जरूर करेंगे आपको, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया था उसे मैच नहीं किया, पिनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अगर उसके मैकेनिक्स में जाऊंगा तो वो तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की क्लेम कर सकते हैं कि मैंने इंटरेस्ट दिया, ये टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, ये एक्सपेंसेस नहीं, ये रिफंड नहीं होगी। मेरी इनकम है 1 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन वाली टैक्स ब्रैकेट आई एज्यूम मैं 20% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता हूं। इसका मतलब है 1 मिलियन पे मैंने 2 लाख रुपया टैक्स देना है। जब मैंने 1 मिलियन कमाया हुआ और ये 1 लाख नजर आ गया तो मैं कहूंगा मेरी टैक्सेबल इनकम है 1 मिलियन नहीं है, 9 लाख है, 900,000 है। अब मैं टैक्स ब्रैकेट भी उस तरह एडजस्ट हो जाएगी, टैक्स परसेंटेज भी नीचे चली जाएगी। सर देखिए आपको प्रूफ तो हर सूरत में देना पड़ेगा, ये प्रूफ है ना। आपकी सैलरी जिस स्लैब में आ रही है, हम अज्यूम करते हैं उस पर आपकी सैलरी है जी, से फॉर एग्जांपल मेक एन एग्जांपल, आपकी सैलरी है जी 2.5 मिलियन, ठीक है जी। आप सालाना 2.5 मिलियन कमा रहे हैं, ठीक है जी। 2.5 मिलियन पे आपकी कोई टैक्स ब्रैकेट होनी चाहिए अंदाजन 20% के करीब। जबकि आप अगर 2 मिलियन पे आ जाएं तो आपकी टैक्स ब्रैकेट शायद आ जाएगी मेरे ख्याल में 16% के करीब, ठीक है जी। अच्छा, मैं 2.5 मिलियन पे था, मैंने एक लीज कराई हुई थी जिसकी वजह से 5 लाख एक्सपेंस थी, मैंने घर लीज कराया हुआ था। इसका मतलब है मैंने 2.5 मिलियन पे 20% के हिसाब से 5 लाख रुपया देना था।
मैंने उन्हें कहा मेरी टैक्स डिडक्टिबिलिटी है 2.5 मिलियन में से 5 लाख निकाल दो। टैक्स रिटर्न्स में लिखा, प्रूफ के साथ टैक्स रिटर्न्स में लिखा मेरी सैलरी आई 2 मिलियन, उस पर विदहोल्डिंग कटा इतना, 5 लाख रुपया मेरा एक्सपेंस हुआ। विदहोल्डिंग काटने वाले को यह पता नहीं था। मैंने जब रिटर्न सबमिट कराए तो एक कहूंगा, विदहोल्डिंग वाले ने पूरे विदहोल्डिंग रखी, मैंने 5 लाख रुपए का एक्सपेंस किया, मेरी अर्निंग बन गई 2 मिलियन। 2 मिलियन के हिसाब से 16% का मुझे टैक्स देना चाहिए था, जो कि 3,20,000 का था। तुमने मेरा टैक्स काटा है 5 लाख, 1,80,000 वापस करो। वो टैक्स क्रेडिट लूंगा और उस टैक्स क्रेडिट को क्लेम करूंगा। क्लेम नहीं करूंगा तो अगले साल अपने अकाउंटेंट को कहूंगा कि अब तूने नहीं काटना, पहले ये 1,80 रिकवर करना है। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने सिर्फ फाइनेंस के पर्सपेक्टिव, मेरा टैक्स बनता है 3,20,000 रुपए, 1,80,000 वापस करो, नहीं तो अगले साल जो डिडक्ट हो रहा होगा उस पर अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट को भी इतनी समझ हो, 80% केसेस में अकाउंटेंट को भी समझ नहीं होती, उसमें मेरा कसूर नहीं है, उसे भी समझाना हो सकता है कि आप क्लेम करेंगे, अगले साल ले जाएंगे। सर प्लीज ये डिस्कस कर लीजिए बस। सर अगर आप लीज की बात करें, नॉन लीजिंग कंपनी से गाड़ी ले ली या प्लॉट ले ली, आप नॉन लीजिंग से कैसे ले सकते हैं? कंपनी के लिए जो इंस्टॉलमेंट ले ली, नहीं, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आएगी। इंटरेस्ट पेमेंट लेगी उसको टैक्स रिटर्न में टैक्स नहीं, आप देखिए, लीज दो तरह की होती है। एक्सक्यूज मी अगेन, लीज दो तरह की होती है, एक ऑपरेटिंग, एक फाइनेंशियल। मैं पहले का टैक्स रिटर्न की बात करूं, अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रहा हूं और मैंने इंस्टॉलमेंट में कोई प्लॉट लिया है, ठीक है, तो नॉन लीजिंग फर्म से बड़ा लीज का ताल्लुक ही नहीं है, उसको मैं एज एक्सपेंस नहीं कर सकते, वो आपका कैपिटल एक्यूमुलेट हो रहा है, एसेट एक्यूमुलेट हो रहा है, एसेट एक्यूमुलेट हो रहा है। वो आपको वेल्थ स्टेटमेंट में साथ लिखना चाहिए। पिछले साल प्लॉट था 15 लाख का, अब उसमें 18 लाख और या 3 लाख और ऐड हो गए, अब उसकी वैल्यू 18 लाख हो गई। या आप उसे ग्रॉस अमाउंट लेस लायबिलिटी करके बताएंगे। ग्रॉस अमाउंट है 5 मिलियन का, बेसिकली आपने 5 मिलियन का एसेट लिया, 3 मिलियन की उसके साथ लायबिलिटी ली, आप हर साल उसकी लायबिलिटी कम करें। ठीक है? नहीं, वो तो टैक्स, सर टैक्स डिडक्टिबिलिटी की, गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टिबिलिटी आपको देती है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है सेविंग का कल्चर। सेविंग का कल्चर कैसे प्रमोट होगा? जब सेविंग यूनिट्स को, जो यूनिट सेव करते हैं उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये आप पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं है। सेविंग यूनिट्स को इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब बैंक्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो आगे रिटर्न को पास ऑन कर सकेंगे। राइट? बैंक को अच्छा रिटर्न कब मिलेगा? जब इंडिविजुअल सूद पे लोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे, या बिजनेसेस सूद पे लेने में इंटरेस्टेड होंगे। बिजनेस सूद क्यों लेने में इंटरेस्टेड होंगे देने में? जब टैक्स डिडक्टिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है? सो इक्विटी की निस्बत फाइनेंसिंग में डेट इंस्ट्रूमेंट हमेशा सस्ता पड़ता है। उसके सस्ते पड़ने की वजह इंटरेस्ट है। इस वजह से वो इंटरेस्ट को एडवांटेज समझते हैं। इंटरेस्ट 15% पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा हो और 10% पे मुझे इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा हो मेरे साथ 10% रिटर्न पे, और 15% रिटर्न पे मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहा हो बैंक, तो मैं टैक्स डिडक्टिबिलिटी की वजह से हो सकता है 15% पे चला जाऊं। क्यों? क्योंकि अगर 40% मेरा टैक्स रेट है तो टैक्स डिडक्टिबिलिटी की वजह से मुझे फायदा होगा। ये मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा, सिर्फ आपकी बात को आंसर करने के लिए बता रहा हूं। 15% इंटू 1 माइनस टी, मेरा टैक्स रेट है से 40%, सो 15% इंटू 1 माइनस 0.4, 15% ऑफ 0.6, इसका मतलब है मुझे 9% आफ्टर टैक्स कॉस्ट उसकी पड़ रही है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। टैक्स डिडक्टिबिलिटी का हमेशा फायदा होता है कंपनी को, और वो गवर्नमेंट टैक्स डिडक्टिबिलिटी क्यों देती है? ताकि सेविंग यूनिट को अच्छे पैसे मिले, लोगों में सेविंग का कल्चर आए। पब्लिक फाइनेंस। सर जी सर, वो चूंकि आप उसमें कुछ फायदे हर किसी के अपने रूल्स के मुताबिक चलता है। आपके प्रोविडेंट फंड के रूल मेरे प्रोविडेंट फंड से चेंज हो सकते हैं। ठीक है? इंटरेस्ट एक्सपेंस जब आपने दिया तो वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा गया, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ आपका इंस्टीट्यूशन उसे इंटरेस्ट रेवेन्यू लिख रहा है, वो प्रोविडेंट फंड उसे इंटरेस्ट रेवेन्यू लिख रहा है। आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया है, आप उसे रिपोर्ट करें, उसका फायदा उठाएं। आपने बुक किया ना, आपकी टैक्स स्टेटमेंट में सैलरी में आया होगा, आपकी प्लेस आया ना, तो उसे यूज करें, उसे नहीं छोड़ना, छोड़नी नहीं है टैक्स में। ओके सर, सर 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 10 लाख और उसके पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया तो 12 लाख बन गया, तो वो जो 2 लाख है वो भी टैक्सेबल। सर वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू है वो हर साल में आएगा। मैं
नहीं, उस पर टैक्स आएगा ना। एक और इन्होंने क्वेश्चन किया, मुझे डिस्कस कर, एहसान साहब ने क्वेश्चन किया है, मुझे डिस्कस करने दीजिए, चूंकि आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं बता दूं, डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड नहीं है। ये कह रहे थे अगर मैंने सेविंग्स में कोई डिपॉजिट किया हुआ है, सेविंग में जो डिपॉजिट किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट रेवेन्यू आ रहा है, वो 1 मिलियन मैंने डिपॉजिट किया था, वो 12 लाख हो गया, यानी 1.2 मिलियन हो गया। वो जो 2 लाख है वो आपकी इंटरेस्ट रेवेन्यू है। टैक्स रिटर्न्स में 2 लाख एज अ रेवेन्यू लिखना आपकी जिम्मेदारी है, पर याद रखिए आपकी सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, जिस वक्त वो इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है तो इंटरेस्ट पे 10% वही विदहोल्ड कर लेती है। सो चूंकि वो आपकी स्टेटमेंट में विदहोल्डिंग आ रही होगी तो आप उस विदहोल्डिंग को भी क्लेम कर लेंगे तो वापस में जाके वही बात बन जाएगी, इसलिए डोंट यू वरी, राइट। आप विदहोल्डिंग को भी क्लेम करें ना, राइट। इन एनी केस जी, अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको पहली असाइनमेंट मेल होगी, दूसरी असाइनमेंट भी हम आपको फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से कहेंगे कि आप प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में क्विज होना है हमारा अकाउंटिंग से, राइट। मैं आपको याद कराए दे रहा हूं, दूसरी फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में आपको सिर्फ असाइनमेंट आएगी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि जो भी आपकी बुक है उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। जिस तरीके से मैं बताता हूं ऑब्वियसली उस तरीके से बुक नहीं लिखेगी, या उस तरीके से प्रैक्टिस में उस तरह आपको, मैं एक प्रैक्टिस की बात करता हूं फिर उस पर खूब बहस करता हूं, उससे सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बात कर देता हूं। बुक उसे उसी तरह बात करेगी जो जिस तरह होती है, तो आपने हाथ से करना जरूर है ताकि हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। और कुछ हम आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दे देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैनुअल, कुछ लोग कह रहे थे मीक्स की बुक का मैनुअल हमने भेजा हुआ है, शहबाज करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग, मीक्स की बुक का मैनुअल भेजा हुआ है, बुक तो भेजी हुई है। मीक्स की बुक का किसी एक अकाउंटिंग की बुक बनाओ, उसके मैनुअल के भेज दीजिए इनको। आया हुआ है मैनुअल, अकाउंटिंग वाली बुक का मैनुअल आया हुआ है, ओके। जो ब्रिगम की बुक है, हम कोशिश करेंगे इसका जो एडिशन का मैनुअल हमें अगर सॉफ्ट कॉपी मिल गई तो हम इसका भी मैनुअल आपको भिजवा देंगे। बुक सॉफ्ट कॉपी इसकी आई अज्यूम अवेलेबल नहीं, मैनुअल शायद मिल जाए, लेट अस फाइंड इट। अगर हमें मैनुअल मिल गया तो हम मैनुअल भेज देंगे, नहीं मैनुअल मिला तो मैं ही मैनुअल हूं, गुजारा कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है सर। हाँ जी, तो अगर सेकंड को क्लास नहीं होती तो फिर हम कोशिश करेंगे वीकेंड पे मेकअप, वो सिचुएशन के मुताबिक आप लोग प्लीज अपनी ईमेल्स देखते रहिएगा, फिर सिचुएशन के मुताबिक करेंगे। एक और रिक्वेस्ट आ रही थी ट्यूटोरियल्स की, ट्यूटोरियल्स आई माइट नॉट बी कंडक्टिंग इट, ट्यूटोरियल्स टीए करते हैं कि आपको सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे जो आप चाहेंगे करना, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल्स की दे दें, हम डेट वाइज अरेंज कर देंगे जो भी आप लोगों की क्लास का मिनिमम क्लैश का दिन होगा। ट्यूटोरियल्स क्योंकि अटेंडेंस नहीं होती इसलिए जरूरी नहीं कि हम ट्यूटोरियल उसी दिन अरेंज करें जब सबके क्लैशेस ना हो, ठीक है। क्लास वाले दिन हम पे लायबिलिटी है, ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा टाइम में अगर कोई क्वेश्चंस कराना चाहे, जैसे आप कह रहे थे, हम ट्यूटोरियल्स अरेंज कर देंगे। शहबाज चले ठीक, नेक्स्ट क्लास आप आज की क्लास की भी अटेंडेंस करें। चले 133 928 भी आ जाता है तो हमारा डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चले अगर 155 आता है तब भी हमारे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैलकुलेशन अपनी अपनी, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा जी जी प्लीज। एन्युटी ड्यू के केस में, एन्युटी ड्यू के केस में क्या होगा आप देखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग। एन्युटी ड्यू के केस में तमाम अमाउंट अगर आप ये देखिए, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है इसे 1 प्लस आए, सो एन्युटी ड्यू के केस में 1,50,537 को आप 1 पॉइंट, जो भी आपका एक दफा एक टाइम पीरियड के लिए 1.01 आपका टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मंथली बेसिस पे चल रहे हैं, तो एक महीने के लिए ज्यादा कंपाउंड हो जाएगी और ज्यादा महंगी हो जाएगी गाड़ी। ऐसा ही है ना, जब आप पेमेंट टाइम पीरियड के शुरू में देते हैं तो आपका फर्दर नुकसान होता है, इसीलिए सैलरी देने वाला कभी आपको एडवांस सैलरी नहीं देता, और इसीलिए रेंट लेने वाला हमेशा एडवांस में रेंट लेता। समझिए, देखिए जब आप पेमेंट एक महीने टाइम पीरियड के शुरू में देते हैं तो आपका फर्दर नुकसान होता है। देखिए महंगा पड़ा है ना, यहां 1,50,537 इंटू 1.01 फर्दर महंगा पड़ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं पेमेंट्स महीने के शुरू में करता तो मुझे मोटरसाइकिल और भी महंगा पड़ता। मैं एंड ऑफ मंथ 1 पे ना स्टार्ट करता, एंड ऑफ मंथ 0 पे स्टार्ट करता, तो मुझे मोटरसाइकिल
और महंगा पड़ता है। ये मेरे लिए मोटरसाइकिल की कीमत निकल रही है, अग्रीड और नॉट। सो अगर आप महीने के शुरू में पेमेंट करना शुरू करें तो पेमेंट करने वाले को हमेशा महंगा पड़ता है, एडवांस में पेमेंट करें। इसीलिए लीज हमेशा, लीज वाला क्या चाहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवा सकूं, महंगी से महंगी चीज से बेचूं, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो वो आपसे इक्वल पेमेंट भी मांगेगा, तो वो कहेगा टाइम पीरियड शुरू होने से पहले मुझे दो, टाइम पीरियड एंड होने के बाद नहीं, राइट। सो वो हमेशा महंगी पड़ेगी आपको, और इसीलिए रेंट पे घर देने वाला ज्यादा से ज्यादा पैसे आपकी जेब से निकलवाना चाहता है। तो वो 25,000 का रेंट अगर आपने उसके साथ अग्री किया तो वो महीने के आखिर में नहीं, महीने के शुरू में मांगेगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस 25,000 से जो महीने के आखिर में जा रही है उससे ज्यादा हो जाएगी। अगर आप मुझे कहेंगे, देखिए अगर मेरे पास 25,000 आइडल कैपेसिटी में होगा, मैं कभी उसे आइडल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बैंक में रखूंगा, कुछ ना कुछ कमाएगा ना, तो वो एक महीने के बाद वाले 25,000 से ज्यादा होगा। अगर मैं कारोबारी आदमी हूं तो कारोबार में डाल दूंगा, हो सकता है वो महीने बाद के 30,000 से भी ज्यादा हो, आज का 25,000 क्यों, वो 35,000 का हो जाए ग्रो करके। अपॉर्चुनिटीज है अपनी अपनी। सर प्लीज, अगर हम नकद माल, सेम पेमेंट अगर आप नकद ले रहे हैं और उसे आप लेट कर सकते हैं तो हमेशा फायदा होता है। ये तो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सर। सेम पेमेंट अगर आप करें उसमें हम अगर नकद आप हमेशा फिर सस्ता लेंगे, सेम अमाउंट अगर आप नकद आप हमेशा, तो उसके पीछे फाइनेंस है ना जी। फिर आपको आप देखें ना, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे तो 1.33 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में मुझे 1.33 का पड़ रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, पर अगर इस सबको आप नकद लेने की बात करें तो हो सकता है 1.25 लाख का पड़े। यहां भी आप प्रेजेंट वैल्यू टर्म में उसकी वैल्यू देख रहे हैं, क्योंकि आज खरीदना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पैसा ही नहीं है। पर अगर आज आपके पास 1.25 लाख होता तो शायद 1.33 का भी ना ये पड़ता। अगर हम बाइक अभी ना खरीदें, मैं अपने पास 12 किस्तें जमा करके आप ना आप बिल्कुल, आप फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे बाइक की आज जरूरत है। देखिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखिए, मैं कोरियर कंपनी का काम करता हूं, मैंने काम शुरू किया है, बाइक आज ना खरीदूं, पैसे किस तरह जमा करूं। देखिए कोरियर कंपनी का काम करता हूं, मैंने डाक को डिलीवर करना है तो पैसे कमाने हैं। आप कहते हैं बाइक आज ना खरीदो, पैसे जमा कर लो, पैसे कैसे जमा करो। मैं देखिए, वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्लान किया गया है वो लोगों की सर्विसेज के लिए प्लान किया गया है, लोगों को सर्विस तो मिलती है। मैं से फॉर एग्जांपल, मैं एक आइसक्रीम का मोमेंट पे पाकिस्तान आ जाती है, बेन्स एंड जेरी पाकिस्तान आ जाती है, मैं उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूं या डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हूं, तो वो कहते हैं यार वो फ्रोजन ट्रक्स चाहिए, फ्रोजन ट्रक्स होंगे तो तुम डिलीवरी कर सकोगे, एग्रीड और नॉट। फ्रोजन ट्रक्स के बगैर किधर से डिलीवरी करोगे। अब मैं ये सोचूं पहले पैसे जमा करूं, तो फ्रोजन ट्रक के मेरे पास पैसे ही नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं लीज करा लेता हूं ट्रक, पहली किस्त के दूसरी किस्त के पैसे हैं, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडल बना के देखता हूं यार ये ट्रक जाएगा, इतने पैसे कमाएगा, इसमें से इतने पैसे लीज के दे दूंगा, राइट। सो उन अपॉर्चुनिटीज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर स्कार्स। फाइनेंशियल रिसोर्स आपने प्लान करना है। मेरे पास पूरे ट्रक के पैसे नहीं है, 3 किस्तों के पैसे हैं, आपके पास पूरी गाड़ी के पैसे नहीं होते। आप कहते हैं पर ये गाड़ी आ जाए मेरे पास तो मैं ये सर्विस दे सकता हूं, इधर भी भाग के जा सकता हूं, उधर भी। मेरा ऑफिस जाते हुए 1.5 घंटा जाया होता है, आते हुए 1.5 घंटा जाया होता है। गाड़ी मिल जाएगी, मैं 20 मिनट में ऑफिस जाऊंगा, 20 मिनट में आऊंगा, वो जो 2 घंटे बचेंगे उससे मैं अगर डेली के 2 घंटे बचे तो मेरा ख्याल है मैं 25,000 महीने का कमा लूंगा। वो 2 घंटे डेली के कहीं इन्वेस्ट करके 25,000 महीने के देखते हैं यार, इसका मतलब 15,000 की लीज में मेहरान मिल जाती है, 15,000 की लीज कर लूं फिर भी मुझे 10,000 बचता है। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आर वी गुड जी, राइट। चीज की वैल्यू क्या है, बट अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस, अब मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस के हिसाब से देख रहा हूं, प्रोजेक्ट फाइनेंस आपकी जितने गवर्नमेंट के साथ रहे तो जितनी पीपीपीज होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस बेस्ड होती हैं। आज की मॉडर्न इकोनॉमी सारी प्रोजेक्ट फाइनेंस बेस्ड पे जा रही है। प्रोजेक्ट क्या कमाएगा उसमें से कितना निकाला जा सकता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस बेस पे तो आप लीज ही इसलिए कराते हैं कि अदरवाइज आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इनिशियल इतनी इन्वेस्टमेंट करना। प्रोजेक्ट कमाएगा तो आपको देगा, प्रोजेक्ट चलेगा तो वो निकाल के आपको देगा। रिसेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक्स, मैं प्योर कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहा हूं, पब्लिक फाइनेंस पे हाथ ही नहीं डाल रहा। प्योर कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिसेशन इज पब्लिक फाइनेंस। हम उसको एक हद तक डिस्कस कर सकते हैं, पर हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर था, मैं या मुझसे पहले भी जो पढ़ाते रहे हैं, वो हमेशा पब्लिक फाइनेंस का नहीं कॉर्पोरेट फाइनेंस का रहा है। और हमने जो आपको आइडेंटिफाई किया है कोर्स ऑब्जेक्टिव में, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बात की है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर्स पब्लिक फाइनेंस को एक हद तक देखते हैं, पर वो जाहिर बात है पब्लिक फाइनेंस से डील नहीं करते। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात है, ये सारी की सारी कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात है। आर वी गुड जी, ये एनुटी की। अब देखिए ये जो एनुटी का फॉर्मूला है, ये तरह तरह की चीजें बताता है। से फॉर एग्जांपल एक बड़ी इंटरेस्ट की आपकी चीज होगी, ये क्या बताता है, ये भी बताता है कि लीज की पेमेंट कितनी होगी। ये आपको ये भी बताता है कि लीज की पेमेंट कितनी होगी।
यानी अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, देखें ये फॉर्मूला तो एक ही है ना, एक फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू एनुटी इज इक्वल टू पेमेंट ओवर आई इनटू 1 - 1 ओवर 1 + आई होल टू पावर n। फॉर्मूला तो यही है ना जी, फॉर्मूला यही है। इसमें अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी पता हो, अगर मुझे इंटरेस्ट रेट्स पता हो, अगर मुझे नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स पता हो, तो क्या मैं पीएमटी निकाल सकता हूं? इसका मतलब ये है, अगर मुझे पता हो मैंने कौन सी गाड़ी लीज करानी है, चलें आपकी पसंद की कोई गाड़ी एक लेते हैं जो कि क्लास की पसंद की गाड़ी हो, उसकी लीज पेमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल जी, कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? देखिए मर्सिडीज और एफएक्स के दरमियान की एवरेज तो सिविक ही बनती है, ठीक है, सिविक ही ले लेते हैं। ओके जी, सिविक कौन सा वाला मॉडल, वो भी दरमियान वाला मॉडल ले लेते हैं ना। सबसे 20 लाख हालात मिलता ही नहीं, मैंने दिला दे, दो लूंगा। सिविक का 1.8 एक बेसिक मॉडल है, एक 1.5 का मॉडल है, एक 1.8 का जरा बेहतर मॉडल है। दरमियान वाले मॉडल की प्राइस ले लेते हैं, दैट इज 2.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब क्या है, मैं एक ऐसी पेमेंट करना चाह रहा हूं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू उन तमाम पेमेंट्स की क्या है जी, 25 लाख। बेसिकली गौर कीजिए, तो बैंक जब गाड़ी लीज करेगा तो वो 25 लाख दे देगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एनुटी वो पे आउट करेगा ना सर। बेशक वो गाड़ी अपने नाम पे रखे, बेशक आपके नाम पे रखे, उसके हाथ से 25 लाख गया। अग्रीड सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू 25 लाख। अब मुख्तलिफ चीजें इसमें जो प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूं, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें। 25 लाख की गाड़ी है, इंस्टॉलमेंट मैं अपनी परसेंटेज कितनी देना चाहता हूं? 25 लाख में से मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या बैंक आपके कंट्रीब्यूशन के बगैर कभी पेमेंट करता है? 50% कर लें जी, हर चीज है। इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में से 12,50,000 निकल गए। इसका मतलब है बैंक को कितने पड़ रहे हैं जी, 12,50,000। अग्रीड और नॉट? 25 लाख की चीज बैंक लेकर दे रहा था, उसमें से 12,50,000 आपने पकड़ा दिए, तो बैंक के पेमेंट कितनी चली गई? 12 लाख। अब वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं? 12,50,000। उसने रिकवर कितना करना है मुझसे? 12,50,000। अग्रीड सर। बैंक आपको बताता है कि मैं इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से चार्ज करूंगा। नॉर्मली वो कहते हैं जी काइबोर प्लस 3% प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम। काइबोर ये हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। काइबोर, ये मैं स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। नॉर्मली बैंक ये कहते हैं हम आपसे काइबोर प्लस 3% या कोई 3.5% मांगता है, कोई 4% मांगता है, समथिंग लाइक दैट। हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं काइबोर प्लस 3%। उन्होंने जो वो, अगर आप लीज का वो डॉक्यूमेंट पढ़े ना, तो वो बिल्कुल सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है, पढ़ना मुश्किल है, वो इसलिए सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है ताकि आप ना पढ़ सकें। पर अगर आप पढ़ें तो उस पर काइबोर प्लस 4%, 3.5%, 5% डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। मैं अज्यूम करता हूं जिस बैंक के साथ मैं काम करना चाहता हूं वो काइबोर प्लस 3% प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी छोड़ेगा नहीं। काइबोर कितना है जी? से फॉर एग्जांपल काइबोर इज 5% प्लस 3% प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब चीजें पर एनम बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। प्लस से जी 4% वो भी काट लें, से 4% काट लें, 12% हो गया टोटल अमाउंट। मैं उसको, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, मैं उसे एवरेज आउट कर रहा हूं इस वक्त। असल में इंश्योरेंस प्रीमियम तो इस फॉर्मूले के अंदर होना ही नहीं चाहिए, पर नॉर्मली लोग कहेंगे जो हमें वेब पे नजर आ रही है वो पेमेंट नहीं बनेगी, इसलिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम को ऐड कर लिया। आप फारिग कर दें इंश्योरेंस प्रीमियम को, उसे अलग से ऐड कर लेंगे। सो 5% प्लस 3% 8%। आर वी गुड जी? 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट कितना बना सर हमारा? 8% पर एनम। अब बताइए आप लीज सालाना बेस पे करना चाह रहे हैं कि मंथली बेस पे? मंथली बेस पे। इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ आर इंटरेस्ट कितना है जी? टाइम पीरियड ऑफ आर इंटरेस्ट मंथ। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट पर एनम में नहीं, हम इंटरेस्ट रेट पर मंथ में इंटरेस्टेड है। दिस इज 0.75%। और वो किस तरह आया? 8% डिवाइडेड बाय 12%। 8 by 12। आर वी गुड सर? अब कितने साल आपने बताना है? 3 साल यानी 36 महीने, 5 साल, आप मुख्तलिफ ऑप्शंस नहीं लिखते, 3 साल। n इज इक्वल टू 36 मंथ। माई बैड जी, 0.66। अगर डेसिमल प्लेसेस में इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाए तो हमेशा 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाया कीजिए। तो 0.6667%।
जी 9% होता तो 9% होता, मैं गड़बड़ कर गया था। सो फार सो गुड जी, किसी को कोई इतराज नहीं। इंटरेस्ट रेट 0.6667% पर मंथ। ये क्या लिखा हुआ था? पर एनम। पर एनम का क्या मतलब है? साल में 8%, पर हम पेमेंट कब करना चाहते हैं? मंथली बेस पे। या बैंक क्या कहता है? कहता है भाई मैं कलेक्शन तुमसे करूंगा मंथली बेस पे। इसका मतलब है हर दफा वो कंपाउंडिंग कब करेगा? जब वो मुझसे पेमेंट लेगा। इसका मतलब है मंथली बेसिस पे वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा है, कह बेशक मुंह से पर एनम बेसिस पे बात कर रहा है। राइट सर? जब भी पेमेंट होती है कंपाउंडिंग हो जाती है। ठीक, ओके जी। n इज इक्वल टू 36 मंथ। अब मुझे मालूम क्या करना है, मैं ये देखना चाहता हूं अगर ये तमाम शराइत मैं बैंक की मान लूं तो पेमेंट क्या होगी। और ये जो उनके पास शीट्स नजर आती हैं, वो जो शीट्स बनी होती है वो इन्हीं फार्मूला से बनी होती हैं। बेसिकली जो सेल्स का आदमी होता है उसे ये फार्मूलाज नहीं आते। फार्मूला पीछे डिजाइन करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने वाला। सेल्स के आदमी को इतनी डिटेल पूछेंगे वो भाग जाएगा। उस वो कहेगा जी हमें तो वो एक्सेल की शीट दी होती है, हमें तो कैलकुलेशन बताई होती है, बस उसमें वैल्यूज डालते जाने हैं। आप एक्सेल की शीट आजकल कुछ बैंक्स की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और कुछ ने एक्सेल की शीट्स बैकवर्ड पे और आगे आपसे चीजें पूछता है। वो कैलकुलेशन पीछे हो रही होती है एक्सेल की शीट्स में, आपसे वो मुख्तलिफ वैल्यूज पूछता है। उसने एक सॉफ्टवेयर सा ऑनलाइन बनाया होता है, वो इन्हीं फॉर्मूला से कर रहा होता है। पेमेंट हमने मालूम करनी है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। अच्छा, एनुटी कौन सी है? ऑर्डिनरी कि एनुटी ड्यू? अगर महीने से, अब आप अपने बैंक की शराइत देखेंगे, वो एडवांस पेमेंट पे चल रहा है कि बाद की पेमेंट ले रहा है? अगर एडवांस, ज्यादातर एडवांस होती है। इस्लामिक मोड में हमेशा ऑर्डिनरी होती है, इजारा हमेशा महीने के बाद होगा। है वही फाइनेंस की टर्म्स, बट चूंकि वहां कॉन्सेप्ट ये है, फिक़ह ये कहती है कि जब तक चीज की पेमेंट ना हो जाए उसकी किस्त नहीं स्टार्ट हो सकती। बल्कि फिक़ह ये कहती है जब तक आपको डिलीवरी ना हो जाए तब तक पेमेंट नहीं स्टार्ट हो सकती। तो उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह बनाया होता है कि पेमेंट डिलीवरी के 1 महीने के बाद वो पेमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, फिक़ह के साथ चलना है ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे उलमा कहते हैं, उसे ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं। ठीक है जी, इसे जाने दो, ग्रीन लाइट देते हैं जिसको, सिर्फ उस पे चलते हैं। उसमें वो थोड़ी सी कैलकुलेशन और ऑर्डिनरी से भी ज्यादा एक्सटेंडेड कर देते हैं। वो भी तरीके हैं, पर मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आम हालात में क्या होता है। हम अज्यूम करते हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें गाड़ी फौरी तौर पे आ जाती है, जिस तरह कुछ दिन पहले सिविक का काम था और महीने के बाद पेमेंट स्टार्ट होती है। हम इस्लामिक बैंकिंग को देख रहे हैं और ऑर्डिनरी एनुटी की बात करें। लेट अस अज्यूम एनुटी ड्यू पे नहीं जाते, ऑर्डिनरी पे जाते हैं। एनुटी ड्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू ऑर्डिनरी एनुटी पेमेंट ओवर आई 1 - 1 over 1 + I होल रेज़्ड टू पावर n। पेमेंट ओवर आई, पेमेंट क्या है सर? अननोन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी मुझे पता है, कितने पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं? 12,50,000। इन किस्तों के बदले मुझे फाइनेंसिंग कितने की मिल रही है? 12,50,000। बैंक के पास से पैसा कितने का जा रहा है? 12,50,000। ये किस्तें किस चीज के बदले में दे रहा हूं? 12,50,000। अग्रीड ना सर? 12,50 में 25 लाख में से 12,50 तो मैंने पल्ले से दिया है, बाकी 12,50 बैंक फाइनेंस कर रहा है। 12,50,000 इज इक्वल टू पेमेंट अननोन, यही मैंने मालूम करना है, डिवाइडेड बाय आई। आई क्या होगा जी? 0.6667%, और परसेंट की बजाय आप चाहे तो यहां लिख दें 0.06667। सॉरी, ठीक कह रहे हैं आप। 1 - 1 over 1.00667 होल रेज़्ड टू पावर 36। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पीएमटी ने। कर सकते हैं, कर लीजिए पीएमटी की वैल्यू प्लीज। अगर हर कोई अपने अपने हाथ से करे तो उसका फायदा ये होगा। और आई वुड रिकमेंड, अगर आपको एग्जाम में सेल फोन लेकर जाने की इजाजत है तो फिर सेल फोन पे ही करते रहें, पर अगर एग्जाम में सेल फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं तो प्लीज उस कैलकुलेटर को यूज करना शुरू कर दें जो आपने एग्जाम में लेकर जाना है। अदरवाइज आपकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती उसके कैलकुलेटर के साथ, और जब दोस्ती नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह वो कैलकुलेशन में गड़बड़ करेगा। अच्छा भला आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर ना की तो मैंने अगर भी तो अगर मगर के साथ बात की है ना, आप तो इंशाल्लाह लेकर आएंगे कैलकुलेटर, दोस्ती हो जाएगी। आर बी गुड जी, क्या आया? पीएमटी निकाल लीजिए, आप खुद निकालिए ताकि क्लैरिटी हासिल हो।
दोबारा एक्सप्लेन किए देता हूं, वैसे आप लेक्चर्स निकाल के देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा कि मैंने डिस्कस किया था। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, बुड्ढा वैसे मैं हूं, भूल बहुत सारे लोग गए। सर आपकी मेहरबानी है, पर ये नजरों का ही आपकी करम है, मुझे पता है, आईडी कार्ड भी मौजूद है मेरे पास। ओके, सो मैं वक्तन वक्तन देखता भी रहता हूँ, औकात याद रहती है। सो कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, सर पहले 39,180 जी, पीएमटी आ गई जी 39,180। इसका मतलब है 3, अगर इंटरेस्ट रेट 8% हो और अगर आप 3 साल में पेमेंट करना चाहते हो तो इंश्योरेंस के बगैर आपको तकरीबन 40,000 भुगतना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट 8% नहीं चार्ज कर रहा बैंक, कोई 9, 10, 11 इसके अराउंड मुख्तलिफ बैंक चार्ज कर रहे हैं। और अभी ये मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी निकाली है, वो एन्युटी ड्यू से निकाल रहे हैं, ठीक है। सो पेमेंट डिफरेंट आएगी, पर अगर आप जाएंगे और इसी फॉर्मूला को यूज करके और बैंक के फॉर्मूलाज को देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट पता भी चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट यूज करें और उसके हिसाब से आपकी पेमेंट निकलनी भी शुरू हो जाएगी। बट लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट और रीडिस्कस इट अगेन व्हाट इज कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। काइबोर इज ए प्रॉक्सी ऑफ रिस्क फ्री रेट, इट इज नॉट रिस्क फ्री रेट। व्हाट इज रिस्क फ्री रेट? द रेट ऑफ रिटर्न विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इट्स सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सूद देती है अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने पे, वो रिस्क फ्री रेट होता है। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट इज अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी इसलिए कह रहा हूं कि ये भी बहुत ही मिनिमल रिस्क के साथ रेट है। ये कौन सा रेट है? जिस पे बैंक एक दूसरे को ऑफर करते हैं, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। कराची हमारा फाइनेंशियल हब है, आया चंडीगढ़ रोड को हम कहते हैं जी हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, राइट जी। सो कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट वो रेट है जिसपे बैंक एक दूसरे को ओवरनाइट लोन देते हैं। मैंने अर्ज की थी कि बैंक्स के भी फंड्स बाद दफा शॉर्ट हो जाते हैं। देखिए एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई को आप कभी मैच नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं। मैं क्लाइंट हूं, मैंने 100 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया हुआ था, बैंक वो कभी 100 करोड़ अपने पास कैश में नहीं रखेगा, बैंक उसे इन्वेस्ट कर देगा। और मैं एकदम आया और मैंने कहा 50 करोड़ दे दो। अब बैंक ने अपनी तमाम ब्रांचेस को देखा, अपनी लिक्विडिटी को देखा, 50 करोड़ नहीं था, हाँ कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। अब जो डिपॉजिट्स आएंगे उन्हें मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पर अगर मुझे उसने इनकार कर दिया 50 करोड़ देने से, तो क्या होगा? बैंक तो डिफॉल्ट कर गया, अफवाह फैल गई, इसको इसने इनकार किया, अफवाह फैल गई, सारे आ जाएंगे, बैंक कभी पूरा नहीं कर सकेगा। तो बैंक क्या करते हैं, आपस में फिर लोन लेते हैं। वो कहेगा सर आप बैठे, इतना कैश हमारे पास नहीं होता, नॉर्मली वो कहते हैं नोटिस दे दो। अगर करंट अकाउंट में भी रखा हुआ था तो वो कहेगा सर बैठे, इतना कैश नहीं होता, हम मंगाते हैं हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर्स को फोन करेगा, वहां ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है हेड ऑफिस में उनका, हेडक्वार्टर उन्हें बताएगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपस में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ओवरनाइट उसके लिए लोन ले लेंगे। एक रात के लिए लोन दे दे, कल मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, आज भी 25 करोड़ आएगा मुख्तलिफ ब्रांचेस से, कल भी 25 करोड़ आएगा, कल मैं तुझे दे दूंगा भाई, कल जो पेमेंट्स इकट्ठी होंगी वो तुझे दे दूंगा। आज रात के लिए सिर्फ लोन दे दे या 3 घंटों के लिए लोन दे दे, मुख्तलिफ पोजीशंस लेते हैं भाई। तो वो जो आपस में जिस पे ट्रेडिंग करते हैं वो क्या है जी? काइबोर, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अब जिन लोगों को इकोनॉमिक्स पता है और जिन्हें ये पता है कि स्टेट बैंक भी कुछ पैसे बैंक के अपने पास रखता है, वो ये कह सकते हैं बड़े कंफर्टेबली कि जनाब आप स्टेट बैंक से अपने पैसे क्यों नहीं निकलवा लेते? स्टेट बैंक इजाजत नहीं देता। स्टेट बैंक से अगर आप लोन लेंगे, हालांकि वो आपका पेरेंट है, हालांकि वो आपने को लाइसेंस दिया हुआ है, हालांकि उसे पता है सब कुछ कि आपको इस वक्त पैसों की जरूरत है, कल वापस दे देंगे, स्टेट बैंक का लोन हमेशा महंगा होगा। स्टेट बैंक से भी बैंक लोन ले सकता है, स्टेट बैंक का लोन हमेशा महंगा होता है क्योंकि स्टेट बैंक नहीं चाहता लोग उसके पास आए, वो चाहता है एक सेकेंडरी मार्केट आपस में एस्टैब्लिश हो। इसीलिए काइबोर, इसीलिए लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लाइबोर प्राइवेट बैंक्स डिटरमिन करते हैं। इसीलिए अगर आप देखें इस साल नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्कैंडल सबसे बड़ा ये था कि लाइबोर को कुछ प्राइवेट पार्टीज ने, बड़े बड़े बैंक्स को जुर्माना हुआ है कि तुमने लाइबोर में प्रॉब्लम क्रिएट की है। यानी इतने बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने सिंडिकेशन करके लाइबोर के रेट में फ्लक्चुएशन कराई है, कार्टेल बनाया है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जिस तरह पाकिस्तान में बेंचमार्किंग काइबोर से होती है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट दुनिया भर में बेंचमार्किंग, क्योंकि लंदन को फाइनेंशियल हब समझा जाता है, तो लंदन के जो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होते हैं, यूके गवर्नमेंट भी उसके साथ चलती है और दुनिया की बहुत सारी चीजें लाइबोर डिपेंडेंट है। लाइबोर प्लस वो इंटरेस्ट रेट लेते हैं। सर जी, वो बैंक जो है वो हमें नहीं, वो बेंचमार्किंग करता है, वो कहता है जी मैंने इसीलिए उसी टर्म में बताया जिस टर्म में बैंक बताता है, बैंक डायरेक्टली नहीं बताता। मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूं बैंक क्यों बताता है। बैंक कहता है, आपने वो हमेशा से वो सेइंग सुनी होगी कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, सुना है? बैंक कहता है जब मैं अपने पेटी भाई के साथ बिजनेस करता हूं तो उससे मैं 5% लेता हूं।
आपसे 5% प्लस इतने परसेंट लूंगा। हैव यू गॉट इट? जब मैं अपने भाई के साथ कारोबार करता हूं तो 5% तो उससे लेता हूं, वो ट्रांसपेरेंट कर रहा है। और जब वो वेरिएबल कर रहा है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल भी होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अगर वो फ्लोटिंग रख रहा है तो उसके लिए भी एक बेस रख रहा है, फ्लोट किस पे कराना है। वो कहता है 3% फिक्स रहेगा, काय बार चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से इतने साल के बाद फिर उस पे फ्लोरिंग एंड वो कर लेते हैं, लिमिट्स लगा लेते हैं, लॉक्स लगा देते हैं। तो साल बाद फिर वो रिकैलकुलेट करेंगे लीज की अमाउंट को, उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन कितनी है और उसकी बेस पे अगली किस्तें निकालेंगे, पर उसके लिए वो भी एक सीलिंग और फ्लोरिंग होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम बेसिकली बाद में डलेगा, वो आपकी गाड़ी की वैल्यू पे डलेगा। वो आपने बिल्कुल सही बात की थी, मैं आसान शॉर्टकट करना चाह रहा था। फिर वो गाड़ी की वैल्यू वो 2.5 मिलियन पे डलेगा और बेसिकली उसी की वजह से आपकी लीज महंगी हो जाती है, क्योंकि आप लीज में डाल रहे होते हैं तो वो 2.5 मिलियन टोटल पे 2.5% डलता है। तो इसका मतलब है आपने 12.5 मिलियन लीज कराया, आपको वो 5% लगता है, टोटल का 5% लगता है। आप कहते हैं यार महंगी हो गई है, एडवांस में ले रहा होता है आपसे, उनको किस्तों में दे रहा होता है, या मतलब आपसे लमसम में ले लेता है, शुरू में इंश्योरेंस के पहले पैसे उन्होंने किस्तों में या बाद में टाइम पीरियड के बाद में। वो टोटल अमाउंट की होगी, इसीलिए मैंने यहां से गायब कर दी थी। वो 25 लाख की होगी, इंश्योरेंस तो उस अमाउंट की नहीं होगी, वो तो पूरी गाड़ी की होगी। आर वी गुड जी? पर अगर आप कभी बैंक से आर्ग्यूमेंट करें ना, यहां तो बैंक्स का प्रॉब्लम ये है कि बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं कर रहे। आपके बैंक किसी का प्रोजेक्ट फाइनेंस का टूल ही नहीं आपको नजर आता, ना प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में इंटरेस्टेड है। दैट इज ए हैंडीकैप ऑफ द बैंक। आपका जितना बैंक है, आपके देखेंगे दुनिया की बैंकिंग से आपकी बैंकिंग मुख्तलिफ है, और दुनिया की बैंकिंग से सबसे महंगी बैंकिंग है आपकी। आपका जो इसे कहते हैं स्प्रेड, बैंकिंग स्प्रेड। बैंकिंग स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट, द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द बैंक एंड द इंटरेस्ट रेट विच इट अर्न्स फ्रॉम द फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स जो वो लोगों को देता है फंड्स पे, मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे भी कोई रेट ऑफ रिटर्न देता है ना, और इंटरेस्ट रेट वो है जो ओवरऑल एवरेज वो कमा रहा है। तो कॉस्ट आपका बैंकिंग स्प्रेड इस वक्त भी 4% के अराउंड है, और ये 7.5% रहा हुआ है। दुनिया में स्टैंडर्ड बैंकिंग स्प्रेड 1.5%, 2% इस तरह होता है। आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 4% है, इनएफिशिएंट है। बैंकिंग इंडस्ट्री के इनएफिशिएंट होने की ये रीजन भी है कि कंपटीशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एफिशिएंसी नहीं है, रेगुलेटर अच्छा है पर शायद बहुत अच्छा होने की जरूरत है, एंड सो फोर्थ। बट अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर अपना रिस्क के हिसाब से चीजें उसे करनी चाहिए। दुनिया भर में क्या होता है कि आप उनके साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी के हिस्से का रिस्क कवर करें। इंश्योरेंस सिर्फ 12,50,000 की कराएं, मेरे हिस्से की इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, मैं रिस्क को ऊपर रख रहा हूं। अगर दुनिया में आप चाहें तो आप ये करा सकते हैं, पर दुनिया में लोग ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम ही सस्ते होते हैं। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 3.5% से कम नहीं मिलता आपको दुनिया में। इंश्योरेंस प्रीमियम 0.5%, 0.4% गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि वहां सारी पब्लिक इंश्योर कराएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास पूल ज्यादा आ जाता है। एक चीज ये है। दूसरी बात कि वहां खाम खा सफेद रंग की गाड़ी की टक्कर लगी मेरी फैमिली में, मैंने अपनी गाड़ी को सामने उसके चेंज किए, सारे बोनेट चेंज किया, ये किया, और जाके तस्वीरें खिंचवा ली, मेरी गाड़ी की टक्कर हुई। यहाँ बहुत सारी बेईमानियां करते हैं जिस वजह से इंटरेस्ट रेट। सो ओवरऑल फिर आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी महंगे होते जाते हैं, क्योंकि पीछे करप्शन है मैसेज लेवल पे। जब भी करप्शन होगी तो ये तमाम चीजें महंगी होती चली जाएंगी। हम इंश्योरेंस 12,50,000 पे नहीं 25 लाख पे करेंगे। तो आप इंश्योरेंस को इसमें से मैंने निकाल दिया था ना, वो तो अल्टीमेटली करेंगे। हम तो किस्त मालूम कर रहे हैं, किस्त होगी 39,180 प्लस इंश्योरेंस की पेमेंट। ये इंश्योरेंस की जी इंश्योरेंस की पेमेंट के अलावा है सर। रिस्क फैक्टर है ना जी। अपने पेटी भाई को लोन देता हूं तो 5% देता हूं, पेटी भाई का लोन कम है, का रिस्क कम है। तुम्हें लोन दूंगा तो 8% पे दूंगा, तुम्हारा रिस्क ज्यादा है। वो प्रीमियम इंश्योरेंस इस हिसाब से ले रही होती हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने अपना कमाना है, वो लॉ ऑफ एवरेजेस देखती है। वो देखती है पाकिस्तान में 100 में से 2 गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं ऑन द एवरेज। तो मैं इसका मतलब है जो 100 गाड़ियां इंश्योर करूंगा उसमें से 2% ने टोटल लॉस हो जाना। तो मैं तुमसे 3.5% लेता हूं, 1.5% मेरी भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। जब सबसे 3.5% लूंगा तो 100 गाड़ियों से 3.5 गाड़ियों के पैसे रिकवर कर लूंगा।
2 गाड़ियों के पैसे दे दूंगा, 1.5 गाड़ी के पैसे अपनी जेब में डालूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और प्रॉफिट पूरा करूंगा। आर वी गुड? देखिए वो लॉ ऑफ एवरेजेस है, फाइनेंस सारी लॉ ऑफ एवरेजेस और उस पर चल रही है, स्टैटिस्टिक्स पे चल रही है, इकोनॉमिक्स पे चल रही है। सर बिल्कुल ठीक है, बस यही रुक जाए जमाल, 1 मिनट। इस्लामिक बैंकिंग में आप जाते हैं, वो कहते हैं ये इंटरेस्ट नहीं है, ये रेंट है। मैं 1 लाख रुपए आपको लोन देता हूं और उसका किराया ले लेता हूं साल का 10,000। तो वो मैं कहूंगा मैं मुसलमान हूं तो भी पहन के आपको फजर के बाद दे दूंगा। मतलब अगर नाम चेंज करने से, मैं उसके प्रिंसिपल एक्शन को कह रहा हूं, अगर नाम चेंज करने से माइकल मेकाइल हो के मुसलमान है तो बिस्मिल्लाह मुसलमान है, अगर माइकल मेकाइल कहने से मुसलमान हो जाता है तो मेकाइल मुसलमान है और माइकल हिंदू क्रिश्चियन है। बट अगर प्रिंसिपली उसकी रूह पे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो रूह की बात कर रहा हूं, रूह में भी वो चेंज लाते हैं पर वो डिबेटेबल है। मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल गलत है, पर मैं ये कह रहा हूं, और जब बहुत बहस होती है किसी इस्लामिक बैंकिंग वाले से, मैं सपोर्ट ना इस आर्गुमेंट को कर रहा हूं, मैं उसको कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये अल्टीमेटली हाँ रस्ते का सफर जरूर है, कुछ ना कुछ एक कदम जरूर आ गया है, अग्रीड। बट 100% अगर आप उसे कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग का प्रॉब्लम यह है या इस्लाम के फाइनेंस का प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करता है, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इस्लाम जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करता है वो 70 टाइम्स है, वो 7% नहीं है, वो 70 गुना कम अज कम है मिनिमल। बट वो फिर उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट ऑफर करता है, वो कहता है कि वो अल्लाह ने देना है, तुमने बंदों से नहीं लेना, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है ना। सो सूद का कॉन्सेप्ट, मनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ मनी, वो तो कुरान में बताया हुआ एक्सप्लिसिट है जी, आप पढ़े आपको नजर आएगा कि तुम्हें अल्लाह मियां देगा, मिलेगा, बंदे से नहीं लेना, हो सके तो माफ कर दो, बंदे से नहीं लेना, अल्लाह मियां देगा, तो वो कॉन्सेप्ट है। बट वो कॉन्सेप्ट अल्लाह मियां को पता है इंसान लालची है, मैन्युफैक्चरर है ना, उसे पता है इंसान लालची है, कहीं ना कहीं से वो पैसे कमाना चाहता है, पर वो कहता है कि अगर बिलीवर हो, मोमिन हो, तो फिर तुम बाद वाले पैसे ले लो। सो ये कॉन्सेप्ट हम, और अगर आई कुड नॉट कंज्यूम दैट, दैट इज द रीजन आई एम चैलेंजिंग इट। आई एम नॉट सेइंग ये गलत है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर रेंट को, इसीलिए मैंने शुरू में ये टिपिकल उनका, ये वेरी टिपिकल ऑफ द इस्लामिक बैंकिंग पीपल, राइट, वो बड़े टिपिकल 2-3 ये टिपिकल चीजें, एक वो रेंट से कंपेयर कर देंगे, 1-2 और चीजें जिससे वो कंपेयर कर देंगे, वो झटके और हलाल से कंपेयर कर देते हैं, वो निकाह और बगैर निकाह के कंपेयर कर देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। बट उसके पीछे फिलॉसफी पे आ जाइए ना, फिलॉसफी उसके पीछे इंटायरली डिफरेंट है, राइट। झटके में और उसमें ज़बीह में फिलॉसफी डिफरेंट है। जब वो झटका होता है तो वो तड़पता नहीं है, खून नहीं निकलता, ज़बीह में खून निकलता है, राइट। सो वो इंटायरली फिलॉसफी डिफरेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी के अगेंस्ट है इस्लाम। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी किसी भी तरह से हो रही है, बेशक मुसलमानों के तरीके से हो रही है, तो आपको पैसा कमाना कहीं मना नहीं है, पैसे में इंक्रीज करना मना नहीं है, पर बारहा ये भी कहा गया, यानी हलाल तरीके से भी पैसा इंक्रीज करना कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, पर आपको कहा गया है कि जायदाद बनाने में ना रहो, नहीं तो तुम्हारे दिल दुनिया में लग जाएंगे, दुनिया के मालो समथिंग लाइक दैट। सो वो कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलना है आपको। इजाजत वाली चीजें भी एक हद तक ही करनी होती है, बल मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, फिलॉसफी शुरू हो जाएगी, पर वहां से मेरे हैव आई जस्टिफाइड। जी जी प्लीज। आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं पड़ेंगे, ठीक है, सस्ती पड़ जाएगी ना, ठीक है, फेयर इनफ। उसमें भी ऐसे लोन्स की टाइप हैं जिसपे अगर आप सिर्फ बैंक से ही लें तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, सिक्योर्ड लोन। सो वो इंस्ट्रूमेंट को आप स्पिन ऑफ कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट तरह। अगर मैं अगर मैं इस्लामिक बैंकिंग में ही इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिकली वैसा यूज करूं जो इस्लामिक बैंकिंग, तो फिर ये क्या बात हुई ना। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, हम किसी को इस तरह नहीं कह सकते। इस्लामिक बैंकिंग वाले प्रमोट करके अपना एडवांटेज ले रहे हैं। सो इस वक्त दुनिया भर में जो रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट जिस इंडस्ट्री के बैंक के नजर आ रहे हैं दुनिया में, वो इस्लामिक बैंकिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ इस्लामिक बैंकिंग की चल रही है। बल्कि वर्ल्ड बैंक का एक छोटा सा पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आया था, somebody approached me as well, कि उस पर काम करें कि यहाँ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग की मार्केट को प्रमोट करें, प्रोजेक्ट फाइनेंस की, यहाँ मार्केट को इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस कराएं प्रोजेक्ट फाइनेंस के, इस्लामिक बैंकिंग वालों के साथ मिलकर कोई काम करें उस पर। तो उस पर वर्ल्ड बैंक भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान में पेनिट्रेशन ऐसे भी इस वक्त मेरे ख्याल में 15% है बैंकिंग, 15 या 18% है बैंकिंग पेनिट्रेशन। और उसकी एक मेजर रीजन ये है, एक तो ऑब्वियसली सबअर्बन एरिया, और दूसरी रीजन ये है कि लोग हराम समझते हैं बैंकिंग को ना, कहते हैं हराम पैसा इन्वेस्ट होगा। तो पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। उस पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग का टूल बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट।
बट क्या वो इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग के हर टूल को काफिर कह सकती है? दैट इज ए क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। अगर वो हिलाल है तो फिर वैसा ही टूल, वैसी एक एक चीज अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में है तो वो कैसे हराम हो सकती है? और दोनों की बेसिक्स एक ही चीज है, दोनों लई का पानी ले रहे हैं, दोनों कायबार से बेंच मार्किंग कर रहे हैं। कायबार से बेंच मार्किंग तो दोनों कायबार की कर रहे हैं, आप बेशक जाके इस्लामिक बैंकिंग वालों से पूछ लें, दोनों की बेंच मार्किंग कायबार पे होती है। तो कायबार तो आपस में है क्या? कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इंटरेस्ट रेट है। जब बेंच मार्किंग लई के पानी से करनी है तो फिर क्या मसला है? फिर कोई भी हो जाए। ओके जी, शुड वी मूव फॉरवर्ड? रियली ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट की। सर मैं 1 मिनट इनको ये कर लूँ। आपकी पेमेंट कितनी निकली जी? 39,180। दैट्स इट। ये कैसे निकली? मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले में पेमेंट ओवर है, ये फॉर्मूला है, यहां 12,50,000 डाला, यहां अमाउंट्स डाली, सिंपल आपने कैलकुलेटर में डाल देनी है, अमाउंट से निकलेगी। ये सिंपल अलजेब्रा है। वी आर गुड जी, यू कैन लीव। मैं सर के साथ डिस्कशन कर लेता हूं।